तो मैं हूँ गौरव और आज हम बात करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं लाइब्रेरी साइंस के उसके बारे में। तो अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर केवीएस लाइब्रेरियन का, एनवीएस लाइब्रेरियन का या फिर अदर लाइब्रेरी साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं क्योंकि ये सब जगह पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है और देखो मैंने इसके साथ जो है सो अच्छा खासा सबके साथ इंक्लूड कर दिया है एक्सप्लेनेशन कि आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज भी उसके बारे में मिल पाए। तो अगर आप एक क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपका 4-5 क्वेश्चन का प्रिपरेशन होते जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, शुरू करते हैं। देखो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो ये आपको नहीं पता है तो एस आर रंगनाथन है, ये जान लीजिए। तो देखो इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी जान लो। तो एस आर रंगनाथन 1892 से 1972 तक इनका 1892 में बर्थ हुआ, 1972 में डेथ हुआ इनका। इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इज फाउंडेशनल वर्क डेट शेप्ड द प्रोफेशन नेशनली एंड ग्लोबली। देखो एस आर रंगनाथन के बारे में आप अगर कम जान रहे हो तो ये जान लो। आप कभी देखते होंगे कि एस आर रंगनाथन का नाम इतना ज़्यादा है और वो ही लाइब्रेरी साइंस को इंडिया में पूरा स्प्रेड किए हैं। लाइब्रेरीज के जो एक्ट्स हैं, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स वगैरह, जैसे मद्रास हो गया, आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, तो वो एस आर रंगनाथन द्वारा ही बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया था लीडर से बात करके। फिर लाइब्रेरी को अगर देखो तो आप प्रोफेशन और उसका सैलरी आप देख रहे हो कि अच्छा सैलरी है, जैसा जो है मतलब टीचर्स का सैलरी होता है उसके बराबर। तो लाइब्रेरी को एज अ प्रोफेशन भी डेवलप करने में एस आर रंगनाथन का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये क्यों हो पाया, तो मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एस आर रंगनाथन जो थे ना, ये आपके पहले मैथमेटिशियन थे, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लाइब्रेरी साइंस में इतना जो है कॉम्प्लेक्स, जो आप मैथमेटिक्स वगैरह टाइप जो देख रहे होंगे कि मतलब सारा चीज़ जो है एक तरह से मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली जो होता है ना, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे, तो वो सब जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। समझ गए। तो देखो हिज मोस्ट फेमस कंट्रीब्यूशन इज द जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो आपको पता होगा। तो ये कब फॉर्मुलेट हुआ, तो 1931 में। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए। विच रिवोल्यूशनाइज थिंकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन सर्विसेज बाय फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ द रीडर्स एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द बुक। समझ गए। ही डिवाइस द कोलोन क्लासिफिकेशन भी जो है एस आर रंगनाथन द्वारा ही दिया गया था। जो आप क्लासिफिकेशन स्कीम्स पढ़े होंगे, तो आप अगर क्लासिफिकेशन स्कीम में इंटरेस्टेड हैं, डीपली जो है सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरा एक 6.5 आवर का लेक्चर है इसी चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो इन्हें तो आप जैसे बेसिकली जो है मतलब क्लासिफिकेशन स्कीम क्या क्या फेमस है, तो डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया, कोलोन क्लासिफिकेशन हो गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हो गया और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये जो कोलोन क्लासिफिकेशन है ये आपका एस आर रंगनाथन द्वारा दिया गया था। तो इसमें जो है आपका फेसेटेड अप्रोच जो है जब फॉलो किया जाता है, जिसमें फेसेटेड अप्रोच क्या हुआ कि इसमें जो है बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बुक के, वो सबको आपको बहुत अच्छे से आप इसमें जो है तो कोलोन क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं। जो है उतना ज़्यादा डिटेल क्लासिफिकेशन जो है ना किसी मतलब कोई क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं है। तो ये बहुत अच्छा भी है और इसी कारण से जो है ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है ना। तो फार मोर फ्लेक्सिबल देन द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल स्कीम, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ गए। जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन देखोगे तो वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है। जो आपका पहले से जो है दिया गया है उसी में आप क्लासिफाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऐड किया गया है, लेकिन इसको आप कोलोन क्लासिफिकेशन, आप मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसमें आप देखना, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन स्कीम है ये भी। तो ये वही है रंगनाथन एडवोकेसी फॉर ओपन एक्सेस कहते थे, ये होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली सर्विसेज होना चाहिए सिस्टमेटिक लाइब्रेरी ऑपरेशन के लिए। तो देखिए ही इंट्रोड्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, रोड seminal text guided standardization and represented India in the इंटरनेशनल लाइब्रेरी कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिज वर्क विद यूनेस्को। यूनेस्को के साथ भी इनका बहुत अच्छा काम रहा है। तो ये देखो अगस्त 12 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 अगस्त को जो है इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल लाइब्रेरियंस डे इन इंडिया। हिज प्रिंसिपल्स रिमेन कोर कंटेंट इन लाइब्रेरी साइंस करिकुलर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो समझ गए, इसमें आप 4-5 क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अगस्त 12 जो है आप याद कर लीजिए। जैसे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है, तो 15 अगस्त के 3 दिन पहले इनका बर्थडे आता है। 12 अगस्त 1892 को
इनका बर्थडे आता है, तो उस दिन को जो है हम 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरी डे भी इंडिया में मनाते हैं। अब देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए। अब जैसे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया एस आर रंगनाथन हो गया, तो वैसे ही फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए जो है तो मेलविल डेवी को कहा जाता है। यही आपको याद होगा, जो डीडीसी जो है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, वो इनके द्वारा दिया गया था। तो चलिए मेलविल डेवी के बारे में जानते हैं। तो ये 1851 से 1931 तक इनका मतलब 1851 को जन्मे, 1931 को इनका डेथ हुआ है। और इनका देख लो कितना था, तो 1892, समझ गए। और ये 1851 आ गया समझ में। 1892 को एस आर रंगनाथन और 1851 को आपको हो गया मेलविल डेवी। तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, ही इन्वेंटेड द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1876। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। डीडीसी जो है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, 1876 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मेकिंग इट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव लाइब्रेरी मटेरियल सिस्टमेटिकली, अ मेथड दैट इज स्टिल द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी आप देखोगे तो मोस्टली हर जगह डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ही यूज होता है। तो डेवी वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फाउंडिंग ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ALA का जो आप नाम सुने होंगे, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो भी जो है आपका मेलविल डेवी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और फर्स्ट जो फॉर्मल लाइब्रेरी स्कूल जो है कोलंबिया कॉलेज में स्टार्ट किया गया था, वो भी जो है आपका जैसे कि मेलविल डेवी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, समझ गया। तो देखो, तो यहाँ पे आप जो है इसमें भी आपका 4-5 क्वेश्चन समझ गए होंगे। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से लेके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम इस तरह से। अब देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। तो वो देखो, लाइब्रेरी साइंस था। लाइब्रेरी साइंस के लिए जो है आपका एस आर रंगनाथन को जो है जब बोला जाता है, तो वैसे ही फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट, तो लाइब्रेरी मूवमेंट के लिए तो सियाजी राव गायकवाड थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सियाजी राव गायकवाड थर्ड जो थे 1863 से 1939 तक इनका जो है कार्यकाल रहा। मतलब बर्थडे 1863 में हो गया, 1939 तक ये हो गया। देखो फिर से मैं इसका दिला देता हूँ, ये 1892 में थे एस आर रंगनाथन, और वो मेलविल डेवी 1851 में, और वैसे ही ये जो है आपके 1863 में। तो ये जो थे आपका बड़ौदा से थे, समझ गए, बड़ौदा गुजरात में है। तो महाराजा जैसे सयाजी राव गायकवाड थर्ड जो थे 1863 1939, और बड़ौदा इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया फॉर इज विजनरी स्टेप इन एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये बहुत पहले जब था, ये इनको ऐसा लगता था कि एडुकेशन से ही जो है एक तरह से प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो ये लाइब्रेरी नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बनाए थे, है ना, अपने जो है लोगों के लिए। तो देखो, ही बिगेन सेटिंग अप लाइब्रेरीज इन द अर्ली 20th सेंचुरी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल दैट एडुकेशन एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट रीच द मासेज। सियाजी राव गायकवाड जो थे, ये WA बोर्डन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, WA बोर्डन, ये याद कर लो। ये अमेरिकन लाइब्रेरी एक्सपर्ट थे जो इनको जब बड़ौदा में बुलाए थे, इन्होंने जो है, देखो मैं एक तरह से इस टाइप से आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे याद करोगे ना तो आपको ज़्यादा दिन तक नहीं याद रहेगा। लेकिन इस तरह से याद कर लो कि शिवाजी गायकवाड जो थे थर्ड, वो जैसे बड़ौदा थे, उनको जब मन किया कि हाँ एडुकेशन फैलाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन से ही आ सकती है, फिर उन्होंने एक अमेरिकन जो थे जैसे लाइब्रेरी एक्सपर्ट WA बोर्डन, उनको अपने यहाँ इनवाइट किए और जो है उनको लाइब्रेरी नेटवर्क बनवाया। तो ये सब आप स्टोरी की तरह आप याद करोगे तो आपको दिमाग में विजुअलाइज लॉन्ग टर्म तक रहेगा, एटलीस्ट नेम तो आपको रहेगा ही। WA बोर्डन to implement advanced cataloging and public service models, making Baroda जो स्टेट था स्टेट पायनियर इन लाइब्रेरी legislation, introducing the first library act and public access। समझ गए। His efforts showed that libraries could be center for enlightenment। समझ गए ये। अब देख लो, who is known as the architect of library movement in India। तो architect of library movement in India कहा जाए ना तो ये इयांकी वेंकटा रमनैया, ये भी इसको बहुत जगह IV रमनैया भी लिखा रहता है, तो ऐसे याद कर लेना। तो इनका 1888 से 1979 तक ये थे। तो देखो, इयांकी वेंकटा रमनैया जो थे
1888 से 1979। देखो मैं इनका डेट ऑफ बर्थ ये सब इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार जो है क्रोनोलॉजी में जो है ना इसको सजाने के लिए कहा जाता है। तो आपको ये सब जैसे एक तो मेलविल डेवी का पता है, सर रंगनाथन का पता है, अगर डब्ल्यू है जो कि बोर्डन हो गया, फिर अय्यांकी वेंकटा रमनैया हो गए, तो ये सब का आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो इज ऑनर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी मूवमेंट ड्यू टू रेलेंटलेस एडवोकेसी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एंड विजन। देखो तो ये आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन जो थे, आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन, इनको फाउंड किए थे वो कब, तो 1914 में। अय्यांकी वेंकटा रमनैया 1914, ऐसे याद कर लो। द फर्स्ट ऑफ इट काइंड एज वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग सेवरल अदर एसोसिएशन इंक्लूडिंग एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। समझ गए। तो ये जो है देश भर में घूम घूम के जो है लाइब्रेरी साइंस को और लाइब्रेरी जो हो गया एडुकेशन ये सबको और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करते थे। अब देखो द फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया डैश वाज फाउंडेड इन 1914 विद द हेल्प ऑफ अय्यांकी वेंकटा रमनैया। तो ये मैंने बताया है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। आपको सुन के भी आपको अगर पता होगा तो ये तेलुगु नेम है, वैसे आप याद कर सकते हैं। देखो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब शुरू हुआ, तो 1914 में। ये आप कैसे याद करोगे, तो वर्ल्ड वार 1 से याद कर लो। आई थिंक 1914 से 1918 तक चला था वर्ल्ड वार 1। तो 1914 में जो है ये आपका आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन इस्टेब्लिश किए थे। तो ये ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया है, अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अय्यांकी वेंकटा रमनैया पायोनियरिंग एफर्ट्स। समझ गया। तो देखो अब देखो इसी के बाद जो है ना आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है फाउंड हुआ था 1933 में, ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। समझ गए। अब देखो हु इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडुकेशन इन इंडिया देखोगे तो ये एसाडॉन डिकिंसन, इनको कहा जाता है। तो ये 1876 से 1949 तक थे। एन अमेरिकन लाइब्रेरी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थे। इज रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडुकेशन। इन 1915 ही वॉज इन्वाइटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर वेयर ही इनिशिएटेड। तो देखो आपके मतलब ऐसा डॉन डिकिंसन के बारे में अगर पूछा जाता है कि वो कौन सा यूनिवर्सिटी से थे, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थे अमेरिकन लाइब्रेरियन। और कौन सी यूनिवर्सिटी को वो हेल्प करने आए थे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को जो लाहौर में है। पंजाब यूनिवर्सिटी इंडिया वाला मत समझना, उस समय तो खैर एक ही था दोनों। तो देखो तो हाँ लाइब्रेरी साइंस इन 1915 में ही वॉज इन्वाइटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर वेयर ही इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी लेवल लाइब्रेरी साइंस कोर्स। समझ गए। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है लाइब्रेरी साइंस का कोर्स जो है सो एसाडॉन डिकिंसन से के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थे, 1915 में आए थे वो, और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स स्टार्ट किए थे। समझ गए। अब देखो हु स्टार्टेड लाइब्रेरी साइंस एडुकेशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1915। समझ गए। एसाडॉन डिकिंसन जिनके बारे में मैंने बताया अभी, है ना। तो देखो इसके बारे में एक और चीज़ देख लो। ही इंट्रोड्यूस्ड अ डिप्लोमा कोर्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड करिकुलम यूज्ड इन अमेरिकन लाइब्रेरी स्कूल्स विथ कम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड यूजर सर्विस। यही तो जस्ट बेसिक होता है लाइब्रेरी में, कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन और यूजर स्टडी देख लो तो। समझ गए। अब देखो इन विच ईयर द इम्पेरियल लाइब्रेरी वॉज इस्टेब्लिश। तो इम्पेरियल लाइब्रेरी पहले कहाँ था, तो ये आपका कैलकाटा जो कहते हैं, अब कोलकाता हो चुका है अब। तो वहाँ पे इम्पेरियल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किया गया था पहली बार कब, तो 1903 में। यही जो है आप आगे चल के आपका मतलब नेशनल लाइब्रेरी बना इंडिया का। देखो द इम्पेरियल लाइब्रेरी was established in Calcutta, now Kolkata, in 1903 by consolidating several government secretariat library। तो जो पहले क्या होता था कि आपके जो लाइब्रेरीज रहते थे वो ब्रिटिशर्स के लिए ही रहते थे मोस्टली। देखो तो वही जो हो गए, जैसे अब मतलब देश चला रहे हैं तो उनको ज़रूरत भी पड़ेगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में उनके लाइब्रेरीज भी और एडुकेशनल जो बुक्स भी आते हैं, है ना। तो वो जब अलग अलग जो बना हुआ था सबको कंबाइन करके जो है आपका नेशनल लाइब्रेरी, सॉरी मतलब इम्पेरियल लाइब्रेरी कह सकते हो, जो अब नेशनल लाइब्रेरी भी है। तो ये किसके द्वारा कमीशन किया गया था, तो लॉर्ड
कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन का आप नाम सुने होंगे, उस समय वायसराय थे इंडिया के। तो इट वॉज इंटेंडेड एज ए सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी टू सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्कॉलरली नीड्स। जैसा मैं बता रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए ही पहले ये बनाया गया था, देखोगे तो। दिस इंस्टीट्यूशन बिकेम द प्रीमियर लाइब्रेरी ऑफ कॉलोनियल इंडिया विथ रिच कलेक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्क। समझ गए, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट जो थे इंडिया के वो सब रखे गए थे, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो देखो जैसे मैंने बताया कि ये इसी को नेशनल लाइब्रेरी भी बनाया गया था जब आगे चल के। इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सिग्निफिकेंट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज मेकिंग द कलेक्शन अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। समझ गए। अब देखो, हु स्टार्टेड लाइब्रेरी साइंस एडुकेशन इंडिया इन 1911। तो 1911 का मैंने बताया था कि बड़ौदा में जो है कौन आए थे, डब्ल्यू ए बॉर्डन। और कौन बुलाया था उनको, तो सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। समझ गया। तो देखो डब्ल्यू ए बॉर्डन द अमेरिकन लाइब्रेरियन, देखो हाँ, was recruited by महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ऑफ बड़ौदा इन कब, तो 1910 to 11 टू ऑर्गेनाइज बड़ौदा स्टेट लाइब्रेरी एंड बिगिन स्टाफ ट्रेनिंग। कि उनको स्टाफ ट्रेनिंग के लिए और बेसिक जो है आपका बहुत अच्छे से बनाने के लिए, स्ट्रक्चराइज करने के लिए बेसिकली उनको बुलाया गया था। तो बॉर्डन इंट्रोड्यूस द फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड, जो मैं बता रहा था कि पहले ऐसे ही फैला रहता था बुक वगैरह, मतलब फैला क्या, बस बुक का देखो इंडिया में ऐसा था कि वो कैटेगराइज करके सही से जो है ना उस तरह से नहीं रखा हुआ था, वो बस ऐसे ही रैंडमली जो है जैसे रखा जाता है स्टोर करके उस तरह से रखा जाता था। तो ये आपको उसको स्ट्रक्चर देने का जो काम हुआ तो वो 1911 में दिए थे। देखो फिर जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर लाइब्रेरियंस इन इंडिया कवरिंग कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड ओपन एक्सेस सेल्विंग। तो वो जो है पूरा वही आप कह सकते हो कि जो यूएस में यूज होता था उसी टाइप का वो इंडिया में भी स्टार्ट किए। अब देखो जॉन मैकफार्लेन वाज मेड द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी। तो मैं जो बता रहा था आपका नेशनल जो इंपेरियल लाइब्रेरी जो बनाया गया था कब, 1903 में। कहाँ पे, तो कैलकाटा में, है ना। तो वो जो है उसके जो फर्स्ट आपको जो लाइब्रेरियन जो बनाए गए थे उनका नाम था जॉन मैकफार्लेन। समझ गए। तो जॉन मैकफार्लेन अ ट्रेंड लाइब्रेरियन फ्रॉम द, कहाँ से थे ये, तो यूके के थे। ये याद रखना है यहाँ पे, ये अमेरिका के नहीं थे। अमेरिका के कौन थे, तो डब्ल्यू ए बॉर्डन, ये थे यूएसए के, है ना, डब्ल्यू ए बॉर्डन। तो ये जो है आपका यूके से थे। आपका जॉन मैकफार्लेन, ऑब्वियस सी बात है, आप कॉमन सेंस भी बता सकते हैं, इंपेरियल लाइब्रेरी अगर बनेगा तो उसमें यूके का ही बंदा रहेगा, है ना, क्योंकि यूके के अंदर था हमारा देश उस समय। वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड इंपेरियल लाइब्रेरी इन कैलकाटा इन 1903। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटलॉगिंग द एमलगेटेड कलेक्शंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट लाइब्रेरी, जो मैंने बताया था अलग अलग सेक्रेटेरिएट के जो लाइब्रेरी थे उनको एक साथ करके जो है इंपेरियल लाइब्रेरी उन्होंने बनाया। और वेरियस गवर्नमेंट लाइब्रेरी इनटू ए यूनिफाइड इंस्टीट्यूशन एंड सेटिंग अप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सर्विस एंड कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। समझ गया। तो अंडर हिज स्टेवार्डशिप द लाइब्रेरी डेवलप्ड अ रेपुटेशन फॉर सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कॉलरली रिसोर्सेज। समझ गया। देखो अब 1 फरवरी 1953 द नेशनल लाइब्रेरी वाज ओपन टू द पब्लिक इनॉग्रेटेड बाय। तो देखो जो मैंने बताया था कि 1903 में जो आपका 1903 में क्या हुआ था, तो इंपेरियल लाइब्रेरी बना। अब इंपेरियल लाइब्रेरी को ही जो है एक तरह से नेशनलाइज करके वो मतलब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया टाइप बन गया कैलकाता का। और वो देखोगे तो रेफरेंस लाइब्रेरी की तरह भी काम करता रहा, है ना। तो और वो एक तरह से देखोगे तो वहाँ पे कोई भी आप नया बुक वगैरह लिखते हो तो वो सारा वहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो एक जो 4 जो सेंटर्स हैं उसमें से डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक्ट के अंदर वाले, तो उसमें एक ये भी है, ये भी याद कर लो। तो इसमें थे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इन्होंने जो है जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया था कब, तो 1 2 ऐसे याद कर सकते हो आप, 3 1 2 3 याद कर लो और यहाँ से 1953 लगा दो। समझ गए। तो ये 1 फरवरी 1953 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने सौंप दिया था। तो देखो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर एंड की आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इनॉग्रेटेड द ओपनिंग ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको फॉर्मली क्या कहते थे, इंपेरियल लाइब्रेरी, टू द पब्लिक ऑन 1 फरवरी 1953। समझ गया।
तो ये आप समझ जाएंगे। देखो एक और जो मैं बता रहा था, द नेशनल लाइब्रेरी हैज सिंस बिकम द लार्जेस्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन साइज एंड सर्व्स एज अ डिपॉजिट लाइब्रेरी अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट विच ग्रेटली एड्स एकेडमिक कल्चरल एंड रिसर्च एक्टिविटीज। आ गया समझ में। अब देखो इन विच ईयर कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो मार्च 1836 को। ये बहुत पहले इस्टेब्लिश हुआ था पब्लिक लाइब्रेरी जो है, मार्च 1836। समझ गए। यही जो है आगे चल के आपको नेशनल लाइब्रेरी बना और इंपेरियल लाइब्रेरी बना मानो तो द कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1836 मेकिंग इट द ओल्डेस्ट मेजर पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। समझ गए। तो आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि ओल्डेस्ट मेजर पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया कौन था, तो आपको कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी बताना पड़ेगा। और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो मार्च 1836 को। फाउंडेड विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश बेनिफैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर जो थे, इन्होंने भी उसे मदद किया था। तो अगर अब पूछा जाता है द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो कौन से लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने में हेल्प किए थे, तो वो आपका हो जाएगा कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी। समझ गए। देखो अब कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे होगे लाइब्रेरी साइंस का भी, तो आप फील कर रहे होगे कि इसमें कितना डीप डीप क्वेश्चन से पूछना शुरू कर दिया है, क्योंकि मतलब स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, स्टूडेंट को छांटा जाता है। आपको अब तक एग्ज़ाम दे दे के पता चल गया होगा ये बात। तो वही है, तो आपको डीपली जो है सारा जो जो पूछा जा सकता है, जो जो उससे रिलेटेड भी है, वो सब आपको जानना पड़ेगा। समझ गए। इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन पब्लिक टू एक्सेस वेस्टर्न एंड इंडियन लिटरेचर एंड रिसर्च रिसोर्सेज ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। समझ गया। अब देखो तो वही है। देखो एक और चीज़, अब यही जो है ये आगे चल के न्यूक्लियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इम्पेरियल लाइब्रेरी जो नाउ नेशनल लाइब्रेरी बना। समझ गए। अब देखो फ्रॉम विच ईयर IASLIC। IASLIC बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ, देखो SLIC हुआ ना, तो देखो LIC कहीं पे भी होना, तो इसका फुल फॉर्म आप लाइब्रेरी में जान लो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इंफॉर्मेशन सेंटर ये हो जाता है LIC मतलब। समझ गया। अब इसके पहले S लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये स्पेशल को डिनोट करता है। स्पेशल लाइब्रेरी जो आप मैंने पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया है, आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 90 के बाद जो है अलग अलग लाइब्रेरीज के बारे में, जो एकेडमिक लाइब्रेरी हो गया, स्पेशल लाइब्रेरी हो गया, एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी, फिर ये सब के बारे में, मेडिकल लाइब्रेरी, ये सब को मैंने बहुत डिटेल में एक एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो वही स्पेशल लाइब्रेरी जो था उसका आपका एसोसिएशन जो है आपका 1956 में शुरू किया गया था। तो फ्रॉम विच ईयर IASLIC बुलेटिन। तो IASLIC बुलेटिन भी जो है आपका उसी के द्वारा ये किया गया था। तो 19 ये ऑफिशियल पब्लिकेशन था इसका, IASLIC का, IASLIC बुलेटिन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि IASLIC बुलेटिन जो है किसका ऑफिशियल पब्लिकेशन है, तो IASLIC का है। IASLIC क्या है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी मैं सेंटर। समझ गया। तो देखो 1956 याद कर लो। देखो तो IASLIC बुलेटिन वाज लॉन्च्ड इन 1956 as the official publication of the Indian Association of Special Libraries and Information Center। समझ गए। तो this seminal journal has played a major role in fostering research and sharing experiences within the Indian library community। समझ गया। अब देखो where was the Indian Library Association founded on 13 सितंबर 1933। तो ये आप पहले याद कर लो कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो आपका कब फाउंड किया गया था, तो 13/9/1933 हो जाएगा याद। तो 13 सितंबर जो हो गया उस समय आपका एस्टैब्लिश किया गया था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कहाँ, तो लाहौर में। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऐसा डॉन डिकिंसन जो थे कहाँ गए थे, तो वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो वहाँ पे जब तो ऑब्वियस सी बात है, जब जैसे कि बड़ी पढ़ाई जो हो गई वो आपका अगर वहाँ के लाहौर पंजाब में पढ़ाई हो रहा है, तो आपका जो एसोसिएशन जो बनेगा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो भी आपका लाहौर में ही बना होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो कब बना, तो 1933 में। कब, तो 13 सितंबर को।
तो देखो, द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन टुडे द प्रिंसिपल प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरियंस वाज फाउंडेड ऑन इन लाहौर ऑन 13 सितंबर 1933 ड्यूरिंग द ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। कब? तो ये ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये हुआ था, उस समय जो है फाउंडिंग किया गया था। समझ गया? अब देखो, तो देखो इसमें जो है क्या क्या करता है ये। तो इट ऑर्गेनाइज एनुअल कॉन्फ्रेंसेज, पब्लिश द ILA बुलेटिन, जैसे IASLIC बुलेटिन था कब? तो वो 1956 में शुरू हुआ था। तो वैसे ही ILA जो है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, वो 1933 में स्टार्ट हो गया था। समझ गए? और ये ILA बुलेटिन पब्लिश करता है। समझ गए? अब देखो, जब पार्टीशन हो गया तो उसको उठा के जो है दिल्ली ले आया गया। समझ गए? ILA का हेडक्वार्टर। तो देखो, पोस्ट पार्टीशन द ILA हेडक्वार्टर्स मूव टू न्यू दिल्ली बट इट्स फाउंडिंग इन लाहौर रिमेन्स अ क्रिटिकल लैंडमार्क। समझ गए? अब देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RRLF। तो RRLF क्या है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसके बारे में मैंने आपको बहुत लेक्चर में अच्छे से बताया है कि ये जो है जो आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है, देखिए अगर आपको डिटेल में पूरा सिलेबस पढ़ना है तो मैंने UGC नेट का बहुत अच्छा लेक्चर्स डाला है, 100 लेक्चर्स का सीरीज है। उसको मैंने अलग अलग जो है एक तरह से प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, तो वो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वो आप पूरा देख लोगे तो आपका पूरा लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, तो हेडक्वार्टर जो है तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो कैसे याद करोगे? राजा राम मोहन राय कहाँ के थे? तो कोलकाता के थे। तो वैसे याद कर सकते हो। तो कोलकाता क्या क्या करता है ये? तो आपको जो है ये लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने में फंडिंग करता है। तो अलग अलग तरह का फंडिंग हो सकता है। कोई पुअर स्टेट है, पुअर स्टेट में मानो कि जो है पुअर या हिमालयन स्टेट हो गया तो उसमें 90% तक भी फंडिंग दे देता है। नहीं तो नॉर्मल जो स्टेट हुए उसमें कितना 50% तक फंडिंग देता है। तो ये सब तरह से और अलग अलग भी चेंज हो सकता है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये फंडिंग में हेल्प करता है। तो देखो, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था, याद कर लो। इस्टेब्लिश इन 1972 द सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइमरी एजेंसी फॉर सपोर्टिंग पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया। बता रहा था हेडक्वार्टर जो है आपका कोलकाता में है। समझ गया? तो ये क्या क्या जो बता रहा था मैंने, फंडिंग देता है ये। RRLF allocates funds, supports modernization and literacy programs and performs vital research on public library across state with special attention to minority and rural population। समझ गए ये? अब देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, तो ये आप याद कर लेना, इसका डेट जो है सो 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन करेंटली लोकेटेड। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पहले मैंने कहाँ बताया था? तो लाहौर में। अब कहाँ है? पोस्ट पार्टीशन तो इसको ले आया गया था न्यू दिल्ली में। समझ गया? तो देखो, द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ओरिजिनली फाउंडेड इन लाहौर इन 1933 नाउ हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ गए? अब देखो, हु फर्स्ट यूज द टर्म लाइब्रेरी साइंस एज अ सब्जेक्ट। तो लाइब्रेरी साइंस को सब्जेक्ट जैसा कौन ट्रीट करने लगा? तो ये आपका जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाले थे, मेलविल डेवी, है ना, ये शुरू किए थे। कब जो है ये मेलविल डेवी जो आपका कहाँ थे? तो ये अमेरिकन लाइब्रेरियन थे, है ना। अमेरिकन लाइब्रेरियन कहाँ? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये भी आप याद कर लेना। समझ गए? तो देखो, मेलविल डेवी इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉपुलराइजिंग द टर्म लाइब्रेरी साइंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। प्रीवियसली इसके लाइब्रेरी साइंस से पहले क्या बोला जाता था? इसको लाइब्रेरी इकोनॉमी बोला जाता था, लाइब्रेरी साइंस को। वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ अ लाइब्रेरी। तो अब देखो, तो इन्होंने जो है आपका डेविज बिलीव इन द नीड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन, कि कोई भी देखो एडुकेशन तभी वो आगे बढ़ पाएगा, किसी भी नया सब्जेक्ट आप बना पाओगे जब उसका सिलेबस होगा, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा कि आप क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो सब आपका मेलविल डेवी का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं इसमें। तो समझ गए? तो स्टैंडर्डाइज एजुकेशन, साइंटिफिक कैटलॉगिंग, रिसर्च एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल। तो वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल जो है कहाँ पे बना? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से बना। ये आप याद कर लेना। अगर पूछा जाता है फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल तो ये नहीं कि गलती से जो है
जैसे मतलब स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहीं लिखा हुआ है उस पर टिक लगा दिए, तो उसका नाम जो था आपका स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी कहा गया था पहले। कहाँ पे? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो मैंने बताया था। कब स्टार्ट हुआ? तो 1887 में। समझ गए? अब देखो, विच वर्ड वॉज यूज बिफोर द टर्म लाइब्रेरी साइंस इन यूनाइटेड स्टेट्स, जो मैंने बताया लाइब्रेरी इकोनॉमी। समझ गए? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी इन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो 1887 में। 1887 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। आ गया समझ में? अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड लीबर? लीबर मतलब क्या होता है? जब लीबर से ही लाइब्रेरी बना है, तो और ये भी याद कर लो कि अगर लाइब्रेरी कहीं पूछा जाता है कौन से लैंग्वेज के से आया है, तो वो लीबर से आया है। लीबर मतलब क्या होता है? तो बुक। समझ गया? तो ये बहुत बार पूछा जाता है आपका कि कौन से, जो एक तरह से लैंग्वेज से आया है, तो उसमें आपका ग्रीक आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, इस तरह से। तो आपको लैटिन में टिक लगाना है। तो लैटिन ऐसे याद कर सकते हो, लीबर और लैटिन दोनों एल से स्टार्ट होता है। समझ गए? देखो, द लैटिन वर्ड लीबर मीन्स बुक and is the root of the English word library. समझ गए? Interestingly, lever also refers to the inner bark of the trees, which was once used as a writing surface in ancient times. जैसे मैंने बताया था कि इनर, आप जैसे भोजपत्र, भोजपत्र का आप नाम सुने होंगे। पेड़ ये होता है, पेड़ ट्री होता है। आप अगर देखना चाहते हैं तो ऐसे भी उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में लगभग 3000 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे पहाड़ों में, जब ट्री लाइन ख़त्म हो जाता है, मतलब पेड़ दिखने बंद हो जाते हैं उस पर, ऐसे ही आपको नंगा पहाड़ मिलेगा मानो। तो वहाँ पे जो लास्ट आप देखोगे ना, तो यही भोजपत्र का पेड़ रहता है। जो ऐसे ऐसे आपका पेड़ हो गया, तो इसमें से जो छाल हुआ ना, तो इसको निकाला जाता है, तो उस पर लिखा जाता है। समझ गया? तो प्री डेटिंग पेपर एज अ मीडियम फॉर रिकॉर्डिंग टेक्स्ट। समझ गया? अब देखो, द वर्ल्ड लाइब्रेरी हैज़ इट्स ओरिजिन इन विच लैटिन लैंग्वेज? तो हैज़ इट्स ओरिजिन इन विच लैटिन लैंग्वेज? तो लीबर, लीबर से जो है आया है, जैसा मैंने अभी बताया। तो देखो, द मॉडर्न लाइब्रेरी डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द लैटिन वर्ड लीबर एंड लाइब्रेरियम अ प्लेस फॉर बुक्स। तो लाइब्रेरियम का पुराने ज़माने में मतलब लैटिन में क्या मीनिंग होता था? तो अ प्लेस फॉर बुक्स। समझ गया? तो ये सबसे जो है इवोल्व होके जो है आपका जो एक तरह से लाइब्रेरी बना। अब देखो, विच वर्ड इन फ्रेंच इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड लीबर? तो लीबर को जो है फ्रेंच में सिनोनिम इसका क्या होगा? तो लीब्रा। ये भी पूछा जाता है। द फ्रेंच टर्म लीब्रा इज अ सिनोनिम ऑफ द लैटिन वर्ड लीबर, बोथ मीनिंग बुक। इन फ्रेंच, लाइब्रेरी डिजिग्नेट्स अ बुक स्टोर, वाइल बिब्लियोथीक रिफर्स टू लाइब्रेरी। समझ गए? तो ये सब उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस याद कर लो, लीबर था लैटिन और लीब्रा हुआ फ्रेंच। अब देखो, द लाइब्रेरी कैन बी कॉल्ड द प्लेस। तो ये आप कॉमन सेंस से बता सकते हो। कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय द पब्लिशर नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय द बुक सेलर भी नहीं होगा। तो कलेक्शन ऑफ द रीडिंग मटेरियल्स वेयर बुक इज केप्ट फॉर रीडर्स यूजर्स। तो यही ऑब्वियसली बता सकते हैं आप। अब देखो, द लाइब्रेरी हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल ओनली मे बी कॉल्ड। तो प्रिंटेड मटेरियल ही आपका होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। मैंने, आप देखोगे, मैंने लेक्चर्स बनाए हैं यूजीसी नेट वाले में, आप देख सकते हो कि जो 100 लेक्चर्स है उसमें 3 तरह का लाइब्रेरी मैंने बेसिकली बताया होगा। जैसे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हो गया, जिसमें आपका केवल बुक्स और जो डॉक्यूमेंट्स हो गए प्रिंटेड फॉर्म में मानो तो, है ना, प्रिंटेड मटेरियल। दूसरा क्या था? तो हाइब्रिड लाइब्रेरी। हाइब्रिड में क्या होता है? तो ये होता है आपका डिजिटल प्लस, डिजिटल हो गया और प्लस बुक। थर्ड क्या हो गया था आपका? डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी आपको पता ही है कि उसमें आपका डिजिटल बुक्स होंगे, ई बुक्स हो गए, ई मैगजीन्स हो गए, ये सब टाइप के। समझ गए? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। अब देखो, तो मैं थोड़े थोड़े देर के लिए रोक दे रहा हूँ, ऐसे आपको अगर मन हो तो ये पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। अब देखो, लाइब्रेरी इज हैविंग अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल बुक्स अलॉन्ग विद प्रिंटेड बुक्स इन द लाइब्रेरी में कॉल्ड, तो हाइब्रिड लाइब्रेरी मैंने पहले भी बताया है। तो ये
पढ़ ले सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द लाइब्रेरीज हैविंग कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मटेरियल्स ओनली मे बी कॉल्ड, तो केवल इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मटेरियल है तो उसको डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे। समझ गए? देखो, अ डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड रिसोर्सेज एक्सक्लूसिवली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट सच एज ई बुक्स हो गया, ई जर्नल, डिजिटाइज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, तो पुराने ज़माने में जो लिखे रहते थे ना, जैसे मान लो कि जब मंत्रोच्चारण वगैरह हो गया, जो जैसे ऋग वेदा का मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो ये पुराने टाइम से सोचो हाइम्स चला आ रहा है 500-6,000 साल पुराने से अभी तक। पहले ओरली हुआ, फिर जैसे भोजपत्र वगैरह के जो पत्ते हो गए वो सब पे लिखा गया, या फिर और भी कोई लिखने का मटेरियल्स हुआ उस पर, तो ये सब आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहलाते हैं जो लिखे रहते हैं ओल्ड टाइम के। तो समझ गए? अब देखो, लाइब्रेरी हैविंग कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल्स ओनली द लाइब्रेरी, तो ऑनलाइन अगर केवल है उसका आप लाइब्रेरी का ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल्स क्या होगा, तो इसमें जो आपका जैसे लाइब्रेरी बिल्डिंग जो होता है ना, तो लाइब्रेरी बिल्डिंग भी नहीं होगा इसमें, तो वो आपका वर्चुअल लाइब्रेरी हो जाता है। समझ गया? देखो, वर्चुअल लाइब्रेरी रिफर्स स्पेसिफिकली टू एन ऑनलाइन ओनली कलेक्शन, समझ गए, वेयर यूजर्स access the resources via the internet and there is no physical collection to visit। समझ गया? virtual library curate e-books, online databases, e-journals and multimedia resources available anytime anywhere। समझ गया? अब देखो, which of the following books is considered as the first textbook written in English language of the subject library science in India। तो पहली बार जो है लाइब्रेरी साइंस जो है इंडिया में, तो उसके लिए पहला टेक्स्ट बुक जो लिखा गया वो आपका इंग्लिश में, तो कौन सा बुक था, तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। देखो, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर ऑथर्ड बाई कौन से ये किए थे, तो एसाडॉन डिकिंसन। कहाँ के थे ये, तो यूएस के थे। समझ गए? तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एसाडॉन डिकिंसन जो पंजाब जो जैसे यूनिवर्सिटी में आए थे, उन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था और स्टार्ट किया था, ऑथर थे ये रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोड्यूस इन इंडिया, planned in the early 20th century। It served as a foundation for systematic library education and professionalization among Indian library। The primer covered essential topics, तो क्या क्या इसमें कवर होता था, like cataloging, classification, library management and user service, providing a much needed reference as LIS education in India took shape। समझ गए? इस publication marked a move from informal apprentice to the academically rigorous study of librarianship and influenced curricula in the country for decades। समझ गए? पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। अब देखो, रंगनाथन हैज नॉट रिसीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल, तो देखो पद्मश्री मिल चुका है, डीलिट मिल चुका है, राव साहब इनको कहा जाता है। सर का जो उपाधि है आपको कौन देता है, तो यूके में दिया जाता है। यूके उत्तराखंड नहीं, यूके यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ वाला। तो देखो, ऐसा रंगनाथन वाज इंडिया मोस्ट ऑनर्ड स्कॉलर्स बट ही नेवर रिसीव्ड अ ब्रिटिश नाइटहुड, कहते हैं सर की उपाधि जो मिलता है। ही वॉज हाउएवर अवार्डेड द पद्मश्री, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स, द ऑनरी डिग्री ऑफ डीलिट फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इनको दिए हैं, एंड द राव साहब फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर हिज सर्विस, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनको राव साहब का टाइटल दिया था। तो ये भी याद कर लो, ब्रिटिश का अगर पूछा जाता है कि ऐसा रंगनाथन को जो है किसने राव साहब का टाइटल दिया था, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। देखो, अब देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट फॉर लाइब्रेरी एडुकेशन फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जो है लाइब्रेरी एडुकेशन के लिए, तो मैंने बताया था कि पहले क्या बोला जाता था, जैसे लाइब्रेरी इकोनॉमी बोला जाता था, तो लाइब्रेरी साइंस को, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो था फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आपका मेलविल डेवी जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन दिया था, कब, तो 1887। समझ गए? तो मेलविल डेवी इज क्रेडिटेड विथ एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट एवर फॉर्मल लाइब्रेरी स्कूल, द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी एट कोलंबिया कॉलेज, नाउ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन 1887। समझ गए? ही लेड द ग्राउंड वर्क फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन लाइब्रेरियनशिप, रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स स्पेशली
वीमेन को वो बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में आगे बढ़ाना चाह रहे थे। समझ गए। तो उस टाइम में वीमेन को आप सोच रहे हो कि जहाँ पे घरों में रखा जाता था, ये मत सोचो कि आप बहुत कि इंडिया बैकवर्ड था दिस डैट। वहाँ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1970, मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, लेकिन बहुत टाइम बाद तक जो है वीमेन को वहाँ वोटिंग राइट्स तक नहीं दिया गया था यूएसए में। तो आप वीमेन का अगर देखोगे तो इंडिया जो है ना वीमेन को लेके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है शुरू से। समझ गया। देखो अब विच यूनिवर्सिटी है, तो ये आप डेट याद कर लेना, 1887 में स्टार्ट किया गया था मेलविल डेविस द्वारा। अब देखो विच यूनिवर्सिटी है द क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर लाइब्रेरी एडुकेशन इन एशिया। मैंने बताया पंजाब यूनिवर्सिटी किसके द्वारा मतलब इसमें लाइब्रेरी साइंस वाला शुरू किया गया था, तो एसाडॉन डिकिंसन। स्पेलिंग देख लेना आप। तो देखो द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में पहले किया गया था। पायनियर लाइब्रेरी साइंस एडुकेशन इन एशिया बाय एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोग्राम इन 1915। डेट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करते जाओ। थैंक्स टू एसाडॉन डिकिंसन। अब देखो द अर्ली मूव फोस्टर्ड द एकेडमिक स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इंस्पायर्ड सक्सेसिव प्रोग्राम्स इन इंडियन एंड एशियन यूनिवर्सिटी। The Punjab University role is a landmark in library history. Its alumni fueled the professionalization of Asian librarianship, which with many later leading or founding the key libraries and departments. समझ गए। अब देखो which university library building has been named as सियाजी राव गैकवाड लाइब्रेरी। तो देखो BHU का नाम आप जानते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो उनके तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है आपका लाइब्रेरी बिल्डिंग का जो नाम है आपका सियाजी राव गायकवाड़ के नाम पे दिया गया है। समझ गया। आपको सियाजी राव गायकवाड़ का मैंने बताया था कि ये बड़ौदा से थे, बड़ौदा के किंग मान लो। और ये किसको बुलाए थे, तो W.A. बॉर्डन को। समझ गए। यूएस लाइब्रेरियन थे ये, कि इस्टेब्लिश करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर में लाने के लिए बड़ौदा का। देखो Banaras Hindu University named its central library building the Siyaji Rao Gaikwad Library to honor the Maharaja of Baroda's contribution to the educational and library movement in India. Maharaja Siyaji Rao support and vision for libraries as vehicles of mass education significantly inspired university founder पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये भी आप जान लो BHU के फाउंडर कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। तो देखो द लाइब्रेरी इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, हाउसिंग मिलियंस ऑफ बुक्स एंड प्रोवाइडिंग एडवांस सर्विस। तो आप जाके देखना, बहुत अच्छा है ये, मैंने देखा है। हु गेव द 7 लैम्प ऑफ लाइब्रेरियंस प्रोफेशनल एथिक्स। 7 लैम्प्स याद कर लो। तो RL मित्तल जो थे उनके द्वारा दिया गया था, RL मित्तल। समझ गया। तो ये जो है ना, सो एक 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर जो है ना आपका रस्किन के द्वारा लिखा गया था, उसके आधार पे जो है ये, मतलब समझ रहे हो ना, सिनोनिम्स टाइप। तो लाइब्रेरी साइंस में भी जो है प्रोफेशनल एथिक्स क्या हो गया कि आपके जो लाइब्रेरियंस होंगे उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे उनका थिंकिंग होनी चाहिए, क्या ध्यान रखना है उन्हें, क्या नहीं ध्यान रखना है, वो सब से रिलेटेड है ये। तो देखो RL मित्तल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो हु गेव द 7 लैम्प ऑफ लाइब्रेरियंस प्रोफेशनल एथिक्स, तो RL मित्तल। देखो डॉक्टर RL मित्तल डेवलप्ड द 7 लैम्प्स ऑफ लाइब्रेरियन प्रोफेशनल एथिक्स एडेप्टिंग फ्रॉम लिटरेरी एंड फिलोसफिकल सोर्सेज, नोटेबली रस्किन 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। समझ गए। हिज फ्रेमवर्क एम्फेसाइज वैल्यूज सच एज डेडिकेशन, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। तो ये सब जो है आपका वैल्यूज क्या क्या, जैसे डेडिकेशन, लाइब्रेरियंस जो होंगे डेडिकेटेड रहेंगे अपने वर्क को लेके और यूजर्स के लिए कितना बेटर बना सकें इस चीज़ को लेके। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्पफुलनेस, इम्पार्शियलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पिरिट। समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है 7 लैम्प्स। समझ गए। दीज लैम्प्स सर्व एज गाइडिंग इथिकल प्रिंसिपल्स ओवर लाइब्रेरियंस, इंश्योरिंग दैट देयर कंडक्ट अपहोल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, सर्विस एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट। समझ गया। अब देखो विच द फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन टू इंट्रोड्यूस लाइब्रेरी एडुकेशन इन इंडिया। तो पहला जो लाइब्रेरी एसोसिएशन हुआ, तो ये आपको ऐसे याद कर सकते हो। देखो माला का नाम याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माला क्या था,
तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है आपका कब स्टार्ट किया गया था, तो 1920 में। इसी में जब मद्रास यूनिवर्सिटी में भी एस आर रंगनाथन थे। और आप एक और चीज़ ध्यान देना, आगे हो सकता है आपको मिले क्वेश्चन। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो माला हुआ ना, इसी आप जो एस आर रंगनाथन का बहुत ज़्यादा बुक्स देखोगे ना, तो वो इसी पब्लिकेशन के थ्रू जैसे पब्लिश किया गया। देखो, तो द मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड इन 1928, ये भी याद कर लो, 1928 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन was the first among association to introduce library education by conducting training classes and courses। हो गया। अब देखो, which of the following institute was established by Melville Davis for library education? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी कहाँ, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कब, तो 1887। कहीं पे अगर 1886 भी लिखा हो तो वो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट जो है कभी कभी आगे पीछे एक साल हो तो आप कर देना उसमें। अब देखो, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया था कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस से पहले जो है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी कहा जाता था उसको। तो देखो, मेलविल डेवी established द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी एट कोलंबिया कॉलेज इन 1887, द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल इनिशियली नेम्ड फॉर द ओल्डर फ्रेज लाइब्रेरी इकोनॉमी मीनिंग इफिशिएंट मैनेजमेंट। समझ गए। अब देखो, इन विच ईयर स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मेलविल डेवी फॉर लाइब्रेरी एजुकेशन, तो 1887 में। कहाँ, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। समझ गया। अब देखो, इन विच ईयर द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मेलविल डेवी, तो 18। इन विच यूनिवर्सिटी, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मैंने बहुत पहले बता दिया आपको। देखो कहाँ है ये, तो न्यूयॉर्क सिटी में है। अब देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ओपन एक्सेस सिस्टम इन इंडिया, तो ये W.A. बोर्डेन। इनको कौन इंडिया में बुलाया था, तो शिवाजी गायकवाड़ थर्ड बुलाए थे। कहाँ पे, तो बड़ौदा में। कब, तो 1911। समझ गया। देखो, W.A. बोर्डेन द अमेरिकन लाइब्रेरियन वर्किंग इन बड़ौदा इंट्रोड्यूस द ओपन एक्सेस सिस्टम। और आगे अगर पूछा जाए कि ओपन एक्सेस सिस्टम के लिए कौन किया, तो एस आर रंगनाथन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो बिगिनिंग 1911 में, 1911 दिस रिवोल्यूशनरी सिस्टम अलाउड यूजर्स टू डायरेक्टली ब्राउज द सेल्फ्स। देखो, ओपन एक्सेस सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ, तो पहले देखोगे ना कि बुक्स बहुत कॉस्टली आते थे, उतना प्रिंटिंग प्रेस वगैरह था नहीं स्टार्टिंग में, बहुत पहले। तो किया गया था, कितने तो ऐसे केसेस थे कि जब बुक्स इतने कॉस्टली आते कि उनको केजेज में रखा जाता था। केज जो होता है पिंजरा, तो केजेज में रखा जाता था, और उसी पिंजरे में जो है आदमी बैठ के पढ़ता था। और वो मतलब एक तरह से चेन से बांधा हुआ रहता था बुक को, और उसमें आदमी बैठता था मतलब पिंजरे में, और बाहर से ताला भी लगा दिया था। तो ऐसे ऐसे फ्रांस वगैरह का आप स्टोरी सुनोगे तो बहुत पहले। तो उसके बाद जो है कि मतलब जब क्या हुआ, तो अलमारी वगैरह में रखा जाने लगा बुक्स को। जब प्रिंट होना शुरू हुई, फिर भी जैसे कॉस्टली था, तो वो जैसे चोरी ना हो जाए तो इसलिए अलमारी में रखा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जो है 1911 तक लोगों का ऐसा लगा कि यार ये तो कॉमन पीपल के लिए ही है, तो और ज़्यादा ये जो है सबको दिखना भी चाहिए। तो वही 1911 में जो है W.A. बोर्डेन जो थे बड़ौदा में जो बुलाया गया था, किनके द्वारा, तो सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड द्वारा। तो उन्होंने ओपन एक्सेस वाला शुरू किया कि जैसे अभी आप लाइब्रेरी में देखते हो कि रैक्स पे रखा रहता है और आप खुद से चुन सकते हो, फिर इशू करा सकते हो बुक, तो उसको ओपन एक्सेस कहते हैं। देखो, दिस रिवोल्यूशनरी सिस्टम अलाउड यूजर्स टू डायरेक्टली ब्राउज द सेल्फ्स एंड सेलेक्ट बुक देमसेल्व्स, अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्लोज्ड एक्सेस मॉडल वेयर यूजर्स हैड टू रिक्वेस्ट आइटम्स फ्रॉम लाइब्रेरी स्टाफ। समझ गया। देखो, ओपन एक्सेस डेमोक्रेटाइज लाइब्रेरी यूज, इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन एंड ब्रॉट लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया इनटू अलाइनमेंट विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। बोर्डेन्स इनिशिएटिव वाज कंटिन्यूड, जो मैंने बता रहा था एस आर रंगनाथन द्वारा, एंड अदर्स मेकिंग इट स्टैंडर्ड इन इंडियन एकेडमिक एंड पब्लिक लाइब्रेरी। आ गया समझ में। अब देखो, हु वाज कॉल्ड बाय द किंग ऑफ बड़ौदा जो है 1910 में, तो मैंने बताया W.A. बोर्डेन टू स्टार्ट लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया।
तो वही है महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड जो थे 1910 में W.A. बोर्डन को बनाया जब बुलाए थे अमेरिकन लाइब्रेरियन जो थे। समझ गए। अब देखो हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी इन इंडिया। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है इसके फादर किसको कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है B.S. केशवन। आप गलती से इसमें SR रंगनाथन मत लगा देना क्योंकि हर बार बच्चे गलती करते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी या नेशनल बिब्लियोग्राफी कह लो तो इंडिया में किसको कहा जाता है, तो B.S. केशवन। समझ गए। देखो B.S. केशवन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी इन इंडिया फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, तो B.S. केशवन द्वारा। तो ये कैसे याद करोगे, तो ऐसे याद कर लो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी B से शुरू होता है और B.S. केशवन भी B से शुरू होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है। कब, तो 1958 में। वाई सर्विंग एज द फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरियन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये आप ऐसे एक और क्वेश्चन आपको हो गया कि नेशनल लाइब्रेरी जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के तो कौन थे, तो B.S. केशवन। समझ गए। The INB is a comprehensive record and index of books published in India, essential for cataloging, resource sharing, and bibliography control. Keswan's work set standards for data entry, organization, and international communication, vital for researchers and institutions tracking Indian literary and scholarly प्रोडक्शन। समझ गए। अब देखो हु स्टार्टेड अ डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन एट पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने पहले भी बताया है एसाडॉन डिकिंसन 1915 में ये डिप्लोमा कोर्स शुरू किए थे। तो देखो एसाडॉन डिकिंसन एंड अमेरिकन लाइब्रेरियन लॉन्च द फर्स्ट डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर इन 1915। हिज करिकुलम combined the best American library education methods with consideration for Indian needs, introducing systematic procedures, cataloging, and ethical standards. Dickinson diploma course was an innovation that transformed library training in India. समझ गए। अब देखो which university started a certificate course in library science in India। पता है आपको सर्टिफिकेट कोर्स ये कौन सा था आपका, तो डिप्लोमा कोर्स। समझ गए। तो सर्टिफिकेट कोर्स आपका कहाँ शुरू हुआ, तो मद्रास यूनिवर्सिटी में। कब, तो 1931 में। समझ गए। अब देखो तो ये इसके लिए भी अगर पूछा जाता है, अगर वैसे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन अगर पूछा जाता है कि इसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट करने के पीछे किसका योगदान था, तो वो SR रंगनाथन का था। देखो मद्रास यूनिवर्सिटी पायनियर्ड, और कब, तो 1931 में। मद्रास यूनिवर्सिटी पायनियर्ड स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन साउथ इंडिया बाय launching a certificate course in library science in 1931 ahead of many other university। समझ गए। तो इनिशिएटिव रिस्पॉन्डेड टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर क्वालिफाइड लाइब्रेरियंस इन द रीजन एज वर डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ एडवोकेसी बाय डॉक्टर SR रंगनाथन। समझ गए। अब देखो विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो PG डिप्लोमा भी जो है आपका मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 10 साल बाद। वो 1931 में स्टैब्लिश किया गया, जब स्टार्ट किया गया था सर्टिफिकेट कोर्स, और 10 साल बाद एग्जैक्टली जो है आपका PG डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था। और डिप्लोमा कोर्स अगर पूछा जाता है पहली बार कहाँ शुरू किया गया था, तो वो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। कब, तो 1915 में। किसके द्वारा, तो एसाडॉन डिकिंसन द्वारा। देखो The University of Madras set another milestone by initiating India's first postgraduate diploma in library science in 1941. This two-tiered approach to library science education, पहले हो गया सर्टिफिकेट कब, 1931 में, और लेटर PG डिप्लोमा कब, तो 1941 में। 10 साल का डिफरेंस, तो याद कर लो। केटर टू बोथ एंट्री लेवल एंड एडवांस लर्नर्स, सिग्नलिंग है इंक्रीज एकेडमिक रिकॉग्निशन ऑफ द डिसिप्लिन। समझ गया। अब देखो व्हेन बिलीव कोर्स वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो बैचलर्स इन लाइब्रेरी जो है आपका ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1946 में स्टार्ट किया गया था। AMU का नाम जो आपने सुना होंगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आता है वो इंडिया में। तो वहाँ कब शुरू किया गया था, तो 1946 में। क्या शुरू किया गया था, तो बैचलर्स इन लाइब्रेरी कोर्स। तो देखो Bachelors of Library Science BLib course was first introduced in India by the Aligarh Muslim University in 1946, setting up a new educational standard for librarianship in the
पोस्ट वर्ल्ड वार 2 एरा। समझ गए, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ये स्टार्ट किया गया था। अब देखो, इन विच यूनिवर्सिटी एमलिब कोर्स वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो एमलिब कोर्स जो है आपका ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया था 1951 में, और ये बीलिब कब स्टार्ट किया गया था 1946 में। समझ गए, तो इन 1951 बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी लेड द वे बाय एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट मास्टर ऑफ लाइब्रेरी कोर्स इन इंडिया इन 1951, रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स फॉर एडवांस स्पेशलाइजेशन। अब देखो, द एमफिल कोर्स इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई विच यूनिवर्सिटी एंड व्हेन। तो देखो, तो ये 1978 में जो है आपका स्टार्ट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा। समझ गया। अब पीएचडी कोर्स जो है तो ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ही स्टार्ट किया गया था 1951 में। समझ गया। तो देखो, 1978 में जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी किस कोर्स को इस्टेब्लिश किया, तो एमफिल को। पीएचडी कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1951 में। और एक और देख लो, आपका जो एमलिब कोर्स है ये 1951। तो ये आप देख लिए, एमलिब और पीएचडी दोनों आपका 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और बीलिब जो है आपका 1946 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। समझ गए। और आपका पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस वो 1941 में आपका मद्रास यूनिवर्सिटी में। समझ गए। तो ये सब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक लाइन से ये कर दिया है। तो देखो, अब व्हेन वाज मार्टिन श्रैटिंगर्स टेक्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन विच ही फर्स्ट यूज द टर्म लाइब्रेरी साइंस। तो 1808 में जो है आपका ये मार्टिन श्रैटिंगर्स बुक जो है पब्लिश हुआ था, जिसमें वो लाइब्रेरी साइंस पहली बार यूज किए थे इस वर्ड को 1808 में। देखो, मार्टिन श्रैटिंगर जो थे ये बावेरियन मॉन्क, तो ये और लाइब्रेरियन भी कह सकते हो। पब्लिश what is widely considered the world's first library science textbooks in 1808। 1808 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश किए थे। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म बिब्लियो, जो भी है पढ़ लेना है इसको, ये टर्म इंट्रोड्यूस किए थे लाइब्रेरी साइंस, जिसका मीनिंग होता है इन जर्मन लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लाइब्रेरी साइंस एज अ डिस्टिंक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन। समझ गए। तो देखो, तो ये नाम आप याद कर सकते हो तो कर लो, मार्टिन श्रैटिंगर्स 1808। अब देखो, हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1957। तो डीबी कृष्णा राव। समझ गए। तो ऐसे इसको कैसे याद करोगे, नहीं याद हो तो पीएचडी, तो इससे याद कर लो डीबी कृष्णा राव। समझ गए। कब, तो 1957 में पहली बार लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स डिग्री इनको दिया गया था। तो देखो, डीबी कृष्णा राव वाज द रेसिपिएंट ऑफ द इंडियाज फर्स्ट पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस अवार्डेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1957। इनको कौन गाइड था इनके, तो एसआर रंगनाथन ही गाइड थे इनके। Guided by Dr. S. R. Ranganathan, his research focused on the development and modification of classification system। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम का और ज़्यादा ये डेवलपमेंट किए थे। समझ गए। अ टॉपिक ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस टू लाइब्रेरी साइंस, कृष्ण राव वर्क्स एट अ हाई स्टैंडर्ड फॉर स्कॉलरशिप एंड रिसर्च मेथोलॉजी इन इंडिया एंड सर्व्ड एज द मॉडल फॉर फ्यूचर LIS रिसर्चर्स एंड डॉक्टर। समझ गए। तो ये याद कर लेना, डीबी कृष्ण राव 1957, और इनके गाइड थे SR रंगनाथन जी। अब देखो, द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वाज एडेड टू लाइब्रेरी साइंस इन 1964 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू डू सो। तो देखो, ये USA में आपका पहली बार जो है इंफॉर्मेशन साइंस ऐड किया गया था लाइब्रेरी साइंस के साथ 1964 में, और पिट्सबर्ग का नाम सुने होंगे आप, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग या पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, वहाँ पे देखो।
The University of Pittsburgh, USA was the first to officially add information science to the name of its LIS program in 1964, becoming the School of Library and Information Science. This change signified the growing convergence between traditional library science and the emerging discipline of information science. समझ गए? पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी कब? तो 1964 में इंफॉर्मेशन साइंस ऐड कर दिया गया था इसमें. अब देखो, टू whom and when the second PhD डिग्री वाज अवार्डेड इन लाइब्रेरी साइंस बाय पंजाब यूनिवर्सिटी इन इंडिया. तो पांडे, तो एस के शर्मा जो थे 1977 में. समझ गए? तो पांडे एस के शर्मा वाज अवार्डेड द सेकेंड PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, है ना. तो ये 1977 था. और डीबी कृष्ण राव को कब मिला था? तो ये देखो 1957 में, 1957 में. और ये कहाँ थे? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे. और वो कहाँ पे हुआ? तो सेकेंड वाला जो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी के किया गया. समझ गए? तो पांडे एस के शर्मा वाज अवार्डेड द सेकेंड PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस बाय पंजाब यूनिवर्सिटी 1977. His achievement came 2 decades after the first such degree was awarded by Delhi University. समझ गए? तो अब देखो, the PhD degree in library science was first awarded for which research title in 1935 by London School of Economics. तो जो है पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो PhD डिग्री जो पहली बार दिया गया था 1935 में किसके द्वारा दिया गया था? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो उसका आपका क्या टाइटल था? तो पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट. समझ गए? इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट. The London School of Economics awarded the world's first doctoral degree in library science in 1935 for the research on the टाइटल जो था पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट. तो दिस लैंडमार्क स्टडी एनालाइज द डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटेन्स पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क अंडर लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल. द अवार्ड डिमोन्स्ट्रेटेड अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस एज अ सब्जेक्ट फिट फॉर एडवांस रिसर्च. समझ गए? अब देखो, डीबी कृष्ण राव जो थे वाज अवार्डेड द PhD डिग्री फॉर द टाइटल ऑफ रिसर्च अंडर द गाइडेंस. तो इनका क्या था टाइटल? तो फेसेट एनालिसिस डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस. समझ गया? तो वो फेसेट एनालिसिस वगैरह आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा क्या है, तो मैं फिर से कहूँगा, मेरा एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा लेक्चर है 6.5 आवर का इस पे. तो उसमें आप सारा जो आपका कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, फेसेट्स किसको कहते हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हो गया, फिर उसमें डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, फिर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये सारा मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो उसमें आप देख सकते हैं सब जाके. तो देखो, डीवी कृष्ण राव डॉक्टोरल थेसिस फॉर विच रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट LIS PhD वाज ऑन फेसेट एनालिसिस डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस सुपरवाइज्ड बाय SR रंगनाथन. तो देखो, हाँ, तो सुपरवाइज्ड बाय SR रंगनाथन द थीसिस अप्लाइड रंगनाथन फेसेटेड क्लासिफिकेशन. आप क्लासिफिकेशन जो मैं बता रहा था लेक्चर उसमें देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि फेसेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है. तो जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना किसी भी बुक का, कैरेक्टरिस्टिक बहुत चीज़ हो सकता है कि वो बुक जो है सो कौन से कंट्री में लिखी गई, क्या वो रियल में बुक किस बारे में है, और भी बहुत चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद भी जैसे सोच सकते हैं कि जो मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हुआ अगर मान लो, तो वो सब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को जो है ना एक तरह से फेसेटेड स्ट्रक्चर में किया जाता है कि आप और ज़्यादा डीपली टाइप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि आप एक बुक दूसरे बुक से थोड़ा भी अगर डिफरेंट है तो उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन नंबर होगा. तो वो सब जो है एक तरह से फेसेटेड क्लासिफिकेशन जो है आपका SR रंगनाथन जी का, उसको जो है इन्होंने आगे बढ़ाया था. तो वही डीबी कृष्ण राव जो है उनका जो PhD का थीसिस था फेसेट एनालिसिस डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. देखो,
तो वही है, अप्रोच टू द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिमोन्स्ट्रेटिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सलिटी मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी टाइप का जो डॉक्यूमेंट है ना वो कोलोन क्लासिफिकेशन से क्लासीफाई कर सकते हैं, जबकि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वगैरह आप अगर पढ़े होगे तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कि पहले ही से जो है डिफाइन कर दिया गया है, नंबर्स आपको पता ही होगा 000100 इस टाइप से करके 900 तक का, तो उसी से आपको क्लासिफाई करना रहता है। कुछ कुछ इंडेक्स अपेंडिक्स वगैरह ऐड जो है मतलब किया गया है, लेकिन बेसिकली देखो तो ये रिजिड अप्रोच हुआ है ना। तो उसमें जो है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि इसमें आप जैसे ये जो है मतलब वेस्ट में लिखा गया था बुक है ना, मतलब यूएसए में, तो उसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत सारा एक तरह से आपको जैसे एक तो पेजेस मिल जाएगा क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन बाकी जो रिलीजन हुआ कल्चर हुआ उसके बारे में आपको बहुत कम इसमें अप्रोच मिलेगा। तो ये सब के आप क्षेत्र में अगर देखोगे तो जो आपका जो है इनका एस आर रंगनाथन का जो कोलोन क्लासिफिकेशन है वो उसमें यूनिवर्सलिटी कहते हैं कि वो जो है यूनिवर्सल है, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को वो क्लासिफाई करने में सक्षम है और बहुत अच्छे से क्लासिफाई करने में। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसके कारण भी जो है इसको कम जो है यूज किया गया। दिस रिसर्च नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर नुएंस्ड एंड फंक्शनल library classification system but also set a high intellectual standard for LIS doctoral research in India। समझ गए? तो ये याद कर लो, फेसेटेड एनालिसिस डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, समझ गए? तो DB कृष्ण राव जो थे आपके SR रंगनाथन के अंडर PhD किए। अब देखो, बाई पंजाब यूनिवर्सिटी SK शर्मा वाज अवार्डेड द PhD डिग्री फॉर रिसर्च टाइटल। तो SK शर्मा के बारे में जो मैंने बताया, तो इनका जो रिसर्च का आपका टाइटल था वो एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स। इंडोलॉजिकल बुक्स क्या हो गया, तो इंडिया के बुक मतलब इंडिया रिलेटेड बुक्स। तो इंडिया रिलेटेड बुक्स का जो है आप हाँ मतलब इंडियन रिलीजन से रिलेटेड, जैसा मैं बता रहा था कि जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो है आपको बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन के लिए मिल जाएगा, लेकिन इंडिक रिलीजन्स जो हो गया उसके लिए बहुत कम है। तो वही जो आपका SK शर्मा वाला जो PhD डिग्री अवार्ड किया गया था उसका रिसर्च टाइटल था एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स इंडियन रिलीजन। समझ गए? देखो explanation, Pandey SK Sharma earned his doctoral degree from Punjab University for a thesis on expansion and modification of Devi decimal classification 18th edition for classifying Indological books Indian religion. His work addressed the challenge of adapting the Devi decimal classification to better reflect the depth and complexity of Indian religious literature, a critical contribution given by the western bias। जैसा मैं बता रहा था कि वहाँ में वेस्टर्न बायस है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड आपको ज़्यादा मिल जाएगा, और अदर जो रिलीजन्स हो गए, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, ये सब हिंदुइज़्म हो गया, ये सब के बारे में आपको 9 के बराबर मिलेगा, बहुत कम। इंडिक रिलीजन के नाम से बस दे दिया जाता है कि इस तरह के रिलीजन। समझ गए? अब देखो, व्हेन मेलविल डेविल वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क सिटी। तो मेलविल डेवी तो 10 दिसंबर 1851 में। समझ गया? 10/12/1851। समझ गया? 10 दिसंबर 1851। ऐसे अगर आपको 1851 नहीं याद रहता है तो आप याद कर लो 1857 से कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले नहीं, 6 साल पहले, इस तरह से आप याद कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर अब मतलब 10 दिसंबर नहीं याद है तो कम से कम ईयर तो याद रखना चाहिए। तो वही है, मेलविल डेवी वाज बोर्न ऑन 10 दिसंबर 1851 इन एडम सेंटर जो है USA। हिज इनोवेशन इन लाइब्रेरी साइंस हैव बीन अ लास्टिंग ग्लोबल इम्पैक्ट। तो ये सब आपको पता ही है। अब देखो, हु कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो मेलविल डेवी जो मैंने बताया है ना। तो देखो, मेलविल डेवी रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ड्यू टू हिज इन्वेंशन ऑफ द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC जो है ये 1876 में किया गया था। इन 1876 द DDC लॉजिकल हायरार्कियल स्ट्रक्चर। हायरार्कियल स्ट्रक्चर भी मैंने एक्सप्लेन किया है क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में। उसमें होता है कि जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़े ना, कि जैसे मान लो कि जैसे जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस
के अंदर आ गया, मान लो मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, मान लो जैसे जनरल साइंस का हो गया 500, इसके अंदर हो गया 510, मान लो कि जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिर 510 के बाद 515 मान लो कि जैसे अलजेब्रा हो गया, है ना। ये आप देख लेना, मैं एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद है नंबर। तो आप देख रहे हो कि अंदर अंदर घुसते जा रहे हो ना। आप जनरल साइंस के अंदर गए तो फिर मैथमेटिक्स, फिर मैथमेटिक्स के अंदर गए तो अलजेब्रा। तो इसको जो है आपका हायरार्किकल अप्रोच कहते हैं। तो वही है, डीडीसी लॉजिकल हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेड इट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज लाइब्रेरीज ऑफ एनी साइज इनेबलिंग रैपिड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. Davies classification principles influence the development of other major schemes including रंगनाथन्स कोलोन क्लासिफिकेशन एंड कटर्स एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन. तो ये याद कर लेना, सीए कटर जो है, सीए कटर जिनका फुल फॉर्म आगे आपको मिलेगा, चार्ल्स एमी कटर करके नाम था, तो उनका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन उनके द्वारा दिया गया था. तो द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ट्रांसलेशन इनटू डजन्स ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स सैम्पलिंग इन नियरली एवरी कंट्री डिमोन्स्ट्रेट्स इट्स ग्लोबल रीच. समझ गया. अब देखो, व्हेन द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय मेलविल डेवी, तो ये 1876 बहुत फेमस है ये डेट, और याद भी रखना. देखो, तो द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1876 with Melville Davis as the key organizers. The ALA's creation was motivated by the rapid expansion of libraries in America and the need for professional standards, cooperation and advocacy at the national level. समझ गए. तो द ALA जो है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, रिमेन्स द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरियंस इन द वर्ल्ड. और ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद कर लो. World setting benchmarks for education, professional conduct and technology. The year 1876 is also remembered as the year Davy published the first DDC and the Library Journal. समझ गए. तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो भी 1876 में ही पब्लिश हुआ. ALA जो हो गया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भी 1876 में ही फाउंडेड हुआ. और उसके बाद जो है आपका लाइब्रेरी जर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो. लाइब्रेरी जर्नल जो है आपका, ये भी 1876 में ही आपका डेवी डेसिमल मतलब मेलविल डेवी द्वारा पब्लिश किया गया था. समझ गए. अब देखो, तो आप ये फील कर रहे होगे कि आप अभी तक क्वेश्चन 56 तक पहुँचे हो, लेकिन आप कम से कम 150-200 क्वेश्चन तक आप टेक्निकली देखो तो कर लिए होगे. समझ गए. अब देखो, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ मेलविल डेवी एज अ सेक्रेटरी ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA. तो ये 1876 से 1891 याद कर लो ये. तो ये जैसे द फर्स्ट सेक्रेटरी थे, और जैसे फाउंडर भी थे, और 1876 से 1891 तक. समझ गए. तो मेलविल डेवी सर्व्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन. तो ऐसे भी याद कर सकते हो. देखो, इसमें 15 ईयर्स हो गया ना, अगर ऐसे याद कर लो 5-5 साल करके, तीन बार इस तरफ से आप याद कर सकते हो, तो आपको 76 से 1891 ये आपको याद हो जाएगा. तो मेलविल डेवी सर्व्ड एज द सेक्रेटरी of the American Library Association from its founding in 1876 until 1891, during which he was instrumental in setting the vision and strategy for the ALA. Davies' tenure is remembered for rapid professionalization in US librarianship, standardized cataloging, professional education and increased scope for women in the field. समझ गए. अब देखो, what was the tenure of the Melville Davis एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन. तो ये आपका था सेक्रेटरी थे 1876 से 1891, और प्रेसिडेंट हुए तो 1891 से 1893. जी आप याद हो जाएगा 2 इयर्स. अब देखो, आप इससे अब दोनों याद हो जाएगा, केवल आप एक डेट याद रखोगे 1876, तो इसमें 3 बार का मान लो 5 इयर्स का, तो 1891 तक हो जाएगा. यहाँ तक आपको याद हो जाएगा. 1891 से याद कर लो बस 2 इयर्स के लिए जो है आपके जो प्रेसिडेंट रहे, तो 1893. समझ गए. 1891 से 1893. तो मेलविल डेवी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ALA फ्रॉम 1891 से 1893. हिज प्रेसिडेंसी फॉलोड ईयर्स ऑफ फाउंडेशनल वर्क एज सेक्रेटरी एंड was a period marked by national expansions in library services, a stronger advocacy for library education and the further spread of the Dewey Decimal System. समझ गए.
अब देखो, द फर्स्ट जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी जर्नल वाज स्टार्टेड बाय हुम। तो लाइब्रेरी जर्नल मैंने अभी बताया था 1876 में स्टार्ट किया गया था मेलविल डेवी द्वारा। ठीक है, देखो, मेलविल डेवी स्टार्टेड द लाइब्रेरी जर्नल इन 1876। द सेम ईयर ही फाउंडेड द ALA, American Library Association. It became the first and most influential library periodical, providing news, best practices, book reviews, and research essential for the professional community. Library Journal has published continuously ever since and is a foundational publication for LIS professionals worldwide. अब देखो, when Melville Davis became librarian of Columbia College, New York City, तो ये 1883 में जो है आपके जो है लाइब्रेरियन बन गए कोलंबिया कॉलेज में। तो ये सब जो है मेलविल, देखो 2-3 लोग हैं ना, जैसे मेलविल डेवी हो गए, फिर SR रंगनाथन हो गया, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है लाइब्रेरी साइंस के लिए। इनके लिए इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। तो अब देखो, अब इसी तरह जो है ना, एक और जैसे यूनेस्को जो है, यूनेस्को भी जो है लाइब्रेरी के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत काम किया है। तो इसका भी आप इम्पोर्टेंस वगैरह और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ध्यान देना। देखो, मेलविल डेवी बिकेम द लाइब्रेरियन एट कोलंबिया कॉलेज, नाउ कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क, इन 1883 में बन गए थे। देयर ही फाउंडेड द फर्स्ट फॉर्मल लाइब्रेरी स्कूल एंड इम्प्लीमेंटेड सिस्टमेटिक कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग द लाइब्रेरी इनटू अ मॉडल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, व्हेन वाज डॉक्टर SR रंगनाथन बॉर्न, तो ये मैंने बताया 12 अगस्त 1892 में, 12 अगस्त 1892। और यही 12 अगस्त को जो है हमारे यहाँ आपका नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है ना, लाइब्रेरी डे 1892, याद कर लो सही से। ठीक है जी। अब देखो, अब SR रंगनाथन का बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इनके नाम का, तो ये नाम था सियाली रामअमृता रंगनाथन, सियाली रामअमृता रंगनाथन, समझ गए। बॉर्न ऑन अगस्त 12, 1892 इन सिरकाजी, तमिलनाडु। सिरकाजी एक जगह है, वहाँ ये बॉर्न हुए थे। अब देखो, डॉक्टर SR रंगनाथन वाज बॉर्न एट विच प्लेस, तो देखो सियाली, तंजौर, तमिलनाडु में। सियाली जो पहले जो था उसको सिरकाजी टाइप कुछ कहते होंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है तमिल में अलग होगा। तंजौर डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में है वो आपका SR रंगनाथन का बर्थ प्लेस है, समझ गया। अब देखो, व्हेन डिड रंगनाथन एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये DRTC भी अब मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आता है, तो ये बैंगलोर में है 1962 में। जब 19 ऐसे याद कर सकते हो, 1961-62 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उसी समय जो ये इस्टेब्लिश हुआ था DRTC, डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं था, बस मैं ये याद करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका बैंगलोर में 1962 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो SR रंगनाथन द्वारा। देखो, द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय SR रंगनाथन इन बैंगलोर इन 1962 अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। समझ गए, ISI का नाम सुने होंगे आप, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वहीं पे। DRTC became the most influential center for research on documentation, classification and information science in India. Its training programs and workshops advanced not only LIS but also emerging disciplines of information retrieval and technology. समझ गया। अब देखो, who inaugurated documentation research and training center in Bangalore? तो ये CD देशमुख, क्या है, CD देशमुख, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। देखो, डॉक्टर CD देशमुख रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे ये, एंड चेयरमैन ऑफ द ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो आपके जो एक तो फॉर्मर गवर्नर जो थे RBI के, और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे उस समय, थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसलिए मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि आप सोचे कि CD देशमुख ऐसा क्या थे, वो तो मतलब SR रंगनाथन को करना चाहिए था। CD देशमुख जो थे, समझ गए कि आपके
जो फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं वो। तो उन्होंने 1962 में डीआरटीसी को इनॉग्रेट किया था। तो देशमुख's role highlighted the broad recognition of LIS as foundational for nation building, research and technological advancement. The association with ISI provided DRTC with an advanced academic and research setting, helping it become a cradle for pioneering work in classification, computerization and information science. समझ गया? अब देखो, when was डॉक्टर रंगनाथन conferred the title of पद्म श्री by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये 1957। ये आपको नहीं अगर याद हो पाएगा तो 1857 से याद कर लो। 1857 में हमारी क्या थी? फर्स्ट फाइट फॉर इंडिपेंडेंस कहा जाता है ना, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, 1857 की क्रांति, उसके 100 साल बाद ऐसे याद कर सकते हो। उस समय जो है पद्मश्री दिया गया था। देखो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, मैं बस याद करने को बता रहा हूँ। मैं बहुत सारा चीज़ जो है आपको याद करने के लिए भी बताऊँगा इस तरह से रिलेट करके कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह सके। तो देखो, डॉक्टर एस आर रंगनाथन वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1957। दिस सिग्निफिकेंट नेशनल रिकॉग्निशन नॉट ओनली सेलिब्रेटेड हिज मोनुमेंटल कंट्रीब्यूशन टू लाइब्रेरी साइंस बट ऑल्सो रेज द स्टेटस ऑफ लाइब्रेरीज एज वाइटल टू इंडियाज सोशियो इकोनॉमिकल एंड कल्चरल रिजनरेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। समझ गए? अब देखो, इन विच ईयर वाज अ पोस्टल स्टाम्प इशूड इन ऑनर ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन? पोस्टल स्टाम्प जो है 1992 में एस आर रंगनाथन के मेमोरी में ये इशू किया गया था। समझ गए? देखो 1992, इसको कैसे याद रखोगे? तो अगर आप याद कर सकते हो तो 1991 में जो है आपका एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में लिया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एडुकेशन से जुड़े होंगे और इतना ज़्यादा अगर जानना चाहते होंगे तो ये आपको याद होगा। तो उसके 1 साल बाद आप ऐसे याद कर सकते हो। अब रिलेट करके याद करोगे ना किसी किसी चीज़ से, तभी आप को लॉन्ग टर्म तक एग्जाम में याद रह पाएगा। तो पोस्टल स्टाम्प जो है 1992 में इशू किया गया था। देखो 1992 में क्यों इशू किया गया था? तो 100 साल उनका पूरा हो रहा था मानो। तो देखो, इन 1992 टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प, an exceptional tribute given rarely to library science professionals. The stamp depicted Ranganathan and highlighted his iconic 5 law of library science. देखो 5 law of library science जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड एस आर रंगनाथन के नाम से फेमस है। समझ गए? अब देखो, in which year were the the 5 law of library science first presented, ये ध्यान देना, by डॉक्टर रंगनाथन। तो ये है और कहाँ पे? तो ये जो है आपका मीनाक्षी कॉलेज जो है अन्नामलाई नगर। ये कहाँ है अन्नामलाई नगर? तमिलनाडु में। मीनाक्षी कॉलेज जो है 1928 में। देखो, तो इसको जो अन्नामलाई नगर जो है ना, तो यही मीनाक्षी कॉलेज को जब अन्ना यूनिवर्सिटी का आप नाम सुने होंगे ना, वही है ये। तो वहाँ पे जो है फर्स्ट जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1928 में इन्होंने प्रेजेंट किया था। तो देखो, डॉक्टर रंगनाथन फर्स्ट प्रेजेंटेड हिज नाउ फेमस फॉर द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1928 एट मीनाक्षी कॉलेज, नाउ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी इन अन्नामलाई नगर। दीज लॉ बुक्स आर फॉर यूज एवरी रीडर हिज और बुक एवरी बुक इट्स रीडर, फिर मतलब सेव द टाइम ऑफ द रीडर और द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। एक और मैं बता रहा हूँ कि ये इस पे आपको बहुत ज़्यादा बार कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की जगह आपको लिख देगा ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपका गलत है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनिज्म होता है यहाँ। फॉर्म द फिलोसोफिकल बेड रॉक ऑफ द इंटायर प्रोफेशन। समझ गए? तो ये 1928 मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, जिसको अब अन्ना यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। समझ गए? अब देखो, व्हेन वेयर द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म, तो वो क्या था? प्रेजेंटेड की कहाँ प्रेजेंट किया गया? तो 1928 में। और बुक फॉर्म में कब पब्लिश किया गया? तो ये 1933 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आफ्टर फर्स्ट बीइंग प्रेजेंटेड इन 1928, डॉक्टर रंगनाथन्स 5 लॉ were elaborated in a book published in 1933, bringing together his ideas in a formal treatise. समझ गए? अब देखो, who has written the forward to 5 law of library science?
तो फॉरवर्ड टू 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फॉरवर्ड समझ रहे हो ना आप, ये फॉरवर्ड जो लिखा जाता है ना बुक में स्टार्टिंग में देखे होगे, तो वो, तो ये जो है PS शिवास्वामी अय्यर जो थे उनके द्वारा लिखा गया था। हाँ, तो उन्होंने उन्हें अच्छा लगा था, उन्होंने बुक पढ़ा और फॉरवर्ड लिखा। देखो, तो PS शिवास्वामी अय्यर, a distinguished educator and administrator, wrote the foreword to Ranganathan's 5 Law of Library Science. His endorsement lent further credibility and scholarly respect to the book, helping it gain an early readership among intellectuals and policymakers in India. Forewords by such luminaries frequently paved the way for, तो देखो समझ में आ गया, PS शिवास्वामी अय्यर। देखो, हु हैज रिटन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो इंट्रोडक्शन जो है WCB सेयर्स, ये याद कर लो, ये इंडियंस नहीं थे, ये ब्रिटिश थे। WCB सेयर्स जो थे, तो इनका फुल फॉर्म देख लो, WC बेरविक सेयर्स, एन इमिनेंट ब्रिटिश लाइब्रेरियन, ऑथर एंड एडुकेटर, wrote the introduction to Ranganathan's 5 Law of Library Science. Sayers' perspective linked Ranganathan's innovative approach to international developments, helping bridge Indian library. समझ गए? तो when was the book colon classification written by S.R. Ranganathan? तो colon classification 1931 में लिखा गया था, है ना। 1933 में जो है आपका उनका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया था, तो ये सब आप याद कर लेना। और 1928 में जो है वो प्रेजेंट किए थे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को। देखो, Ranganathan introduced the colon classification system in his landmark book published in 1931. The system's faceted approach, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, revolutionized library classification by permitting infinite specificity and flexibility in subject headings as compared to rigid enumerative western systems जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ये सब में फिक्स सिस्टम रहता है, 000, 100, 200, इसमें भी जो है अंदर अंदर जैसे 900 तक गया, इसमें आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वही है, तो ये आपका इन्यूमरेटिव अप्रोच कहते हैं, जो मतलब रिजिड है, उसमें चेंज नहीं ला सकते हैं आप, उसी के अनुसार आपको करना पड़ेगा। तो कोलोन क्लासिफिकेशन इज फेमस फॉर इस यूज ऑफ मेन जो फेसेट्स, ये भी मैंने बताया है, PMEST फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसमें पर्सनैलिटी आता है, मैटर आता है, एनर्जी आता है, फिर स्पेस और टाइम। तो इस अनुसार जो है आपका जो एक फेसेट्स कहते हैं, इसी अनुसार आपका क्लासिफिकेशन में भी फॉलो किया जाता है। समझ गए? And its adaptation to Indian and other non-Western contexts. Ranganathan continued to refine the system in subsequent editions. The foundation laid in 1931. समझ गया? अब देखो, the first edition of the colon classification was published by मद्रास यूनिवर्सिटी, और वो क्या था इसका जस्ट पब्लिशिंग हाउस, तो माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है उनके द्वारा पब्लिश किया गया था। देखो, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, वेयर Dr. Ranganathan served as the university librarian. The support and platform provided by Madras University were key to the rapid spread and academic affirmation of Ranganathan ideas. As a result, Madras University holds a special place in LIS history. समझ गए? अब देखो, when was the book classified catalog code CCC? तो S.R. रंगनाथन द्वारा एक कब पब्लिश किया गया था? तो ये 1938 में पब्लिश किया गया था, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो ये आप याद रखना, पहले क्या पब्लिश हुआ, बाद में क्या पब्लिश हुआ, ये सब बहुत बार आपका एग्ज़ाम में जो है क्रोनोलॉजिकली सजाने में पूछा जाता है बहुत बार। तो देखो 1938 में तो रंगनाथन रोट क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ये वही है कि आपको कैसे कैसे जो है क्लासिफिकेशन करना है, तो उसका कोडिफिकेशन इन्होंने कर दिया था स्ट्रक्चर बना के। इन 1938 प्रेजेंटिंग अ सिस्टमेटिक कोड फॉर द अरेंजमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग्स रिफ्लेक्टिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड पोटेंशियल अनलॉक्ड बाय कोलोन क्लासिफिकेशन। समझ गए? तो क्या था ये? देखो, CCC जो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो कोई 1938 जो है ना डेट, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोवाइड्स रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्लासिफाइड एंड डिक्शनरी कैटलॉग्स।
समझ गए। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्लासिफाइड एंड डिक्शनरी कैटलॉग्स विच बेटर सर्व्ड यूजर नीड फॉर सब्जेक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। इट्स एडॉप्टेशन वॉज वाइड स्प्रेड इन इंडियन लाइब्रेरी। समझ गए ये सब। अब देखो 74 देखते हैं। वेन वॉज द बुक प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रिटन बाई डॉक्टर रंगनाथन, तो 1937 में। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या हुआ, तो आपका इनसाइट्स जो हुआ ना, प्रोलेगोमेना इनसाइट्स, कि आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आप अगर सीखना चाहते हैं, कोलोन क्लासिफिकेशन वगैरह, तो आपको क्या क्या बेसिक इंसाइट्स रिक्वायर्ड है वो उससे रिलेटेड है। तो ये 1937 में पब्लिश हुआ था। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का पब्लिश हुआ तो 1938 में। वैसे ही आपका जो है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है कब प्रेजेंट किया गया था, तो 1928 में। वही मीनाक्षी करके जो कॉलेज था, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, वहाँ पे प्रेजेंट किए थे। और पब्लिश कब हुआ था, तो 1933 में। तो ये सब डेट सब आप याद कर लेना। तो वैसे ही प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है वो आपका 1937 में पब्लिश हुआ था। देखो, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन 1937 एंड रिप्रेजेंट वन ऑफ द रंगनाथन डीपेस्ट थ्योरेटिकल इनसाइट्स, की वो सोचते कैसे थे, इनटू क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। द बुक डिस्कसेज द थियरी एंड फिलॉसफी, समझ गए, अंडरलाइंग क्लासिफिकेशन, क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्यों इसी तरह से क्लासिफाई करते हैं, ये सब। इलैबोरेट्स on the faceted approach and offers a detailed critique of the existing systems. It influenced classification theories worldwide and continues to underpin advanced teaching and research in language. The Prolegomena remains the most philosophical and conceptual text, essential reading for advanced students and practitioners. समझ गए। ये डीपली जो देखो वो पूरा कोलोन क्लासिफिकेशन डिजाइन करती है, तो ऑब्वियस ही बात है, वो आप समझ सकते हो कि वो कितना डीपली जो है क्लासिफिकेशन ये सब में, कैटलॉगिंग ये सब हो गया, डॉक्यूमेंट का क्लासिफिकेशन हो गया, सब में घुस रखे होंगे। तो उसी का जो उनका थिंकिंग कैसे डेवलप हुआ, कैसे आपको सोचना है, ये सब के बारे में उन्होंने लिखा था 1937 में, याद कर लेना। अब देखो, व्हेन वाज द बुक थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो है एस आर रंगनाथन ने कब लिखा, तो 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद। देखो, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पब्लिश्ड इन 1948 आर्टिकुलेटेड रंगनाथन डिटेल्ड व्यूज ऑन कैटलॉगिंग, द कंस्ट्रक्शन, यूज एंड फंक्शंस ऑफ कैटलॉग्स एंड देयर रोल इन लीडर सर्विसेज। समझ गए। फिर से देख लो, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, समझ रहे हो, आप मतलब समझ गए हो कि लाइब्रेरी जो कैटलॉग्स बनता है, जो आप जैसे मार्क 21 के फॉर्मेट में आप बनाते होंगे डिजिटल लाइब्रेरी के टाइम में, तो थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो था वो आपका व्यूज ऑन कैटलॉगिंग, कि कैटलॉगिंग क्यों करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें दिखाया जाता है, क्यों किया जा रहा है, ये सब बहुत डीपली जो है उसके बारे में। कंस्ट्रक्शन, यूज एंड फंक्शंस ऑफ कैटलॉग्स एंड देयर रोल्स इन रीडर सर्विसेज। द बुक हाईलाइट्स प्रिंसिपल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इफेक्टिव कैटलॉग्स एंड प्रोवाइड्स सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एंड नॉन वेस्टर्न लाइब्रेरीज। समझ गए। अब देखो, विच ऑफ दिस बुक्स वाज पब्लिश्ड बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, माला जिसको कहते हैं। तो देखो, कोलोन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग और प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड्स, तो ये ऑल द एबव जो मैंने बता रहा था कि माला पब्लिकेशन जो नहीं है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके द्वारा जो आपका पब्लिश किया गया था। तो एस आर रंगनाथन का जो स्टार्टिंग है बुक्स आप जितने देखोगे तो वहीं के वो थे, जॉब कर रहे थे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन में, तो वहीं से पब्लिश हुआ, ऐसे याद कर सकते हो आप। देखो, ऑल 3 फाउंडेशनल वर्क्स बाय रंगनाथन वेयर इशूड बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला, underscoring the critical role played in professional aspirations in supporting and disseminating new allies knowledge। समझ गए। अब देखो, when was the book headings and canons composed by डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो 1938 में ये भी पब्लिश हुआ था, हेडिंग्स एंड कैनन्स। तो यही है, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, फिर हेडिंग्स कैसे देनी है किसी भी डॉक्यूमेंट्स का। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल टाइटल पढ़ के हेडिंग दे रहे हैं। हेडिंग जो है आपका पूरा बुक का जो रियल जो मीनिंग है, रियल जो उसका निकल के आ रहा है, मतलब जो जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है उससे रिलेटेड आपको हेडिंग देना है। तो ये सब बहुत चीज़ें जो हैं
हेडिंग्स एंड कैनन्स में जो आपका डिस्कस किया गया है रंगनाथन जी द्वारा, तो ये 1938 में पब्लिश हुआ था। देखो, तो 1938 पब्लिकेशन ऑफ हेडिंग्स एंड कैनन्स बाय डॉक्टर रंगनाथन एड्रेसेस द प्रिंसिपल्स कैनन्स फॉर चूजिंग द हेडिंग्स अंडर विच बुक्स एंड मटेरियल शुड बी कैटलॉग्ड। तो यही सब है, इसके बारे में उन्होंने बताया, है ना। देखो 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस चेन प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग द सब्जेक्ट हेडिंग्स। तो CCC जो है आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, उसमें चेन प्रोसीजर ये जो है डिस्कस किया गया था सब्जेक्ट हेडिंग के लिए। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, समझ गए। तो द क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इंट्रोड्यूस द चेन प्रोसीजर, समझ गए। चेन प्रोसीजर ये भी जो है SR रंगनाथन द्वारा दिया गया था क्लासिफाइड कैटलॉग के अंदर। अ सिस्टमेटिक मेथड फॉर डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन शेड्यूल। तो क्लासिफिकेशन शेड्यूल है, उसके हायरार्की से जो है आप हेडिंग्स कैसे डिटरमिन करेंगे, तो उससे रिलेटेड है। और ये किसके अंदर है, तो ये क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अंदर आता है, समझ गए। This innovation provided an objective logical approach to subject cataloging, eliminating arbitrary और inconsistent headings greatly। तो वही है कि पहले जो है आपका जो इनकन्सिस्टेंटली कुछ भी हेडिंग्स दे दिया जाता था जो समझ में आया, तो हेडिंग्स भी देखो आप SR रंगनाथन का देखोगे ना, तो आप पूरा वो लाइब्रेरी को पूरा डिजाइन नहीं किए हैं। आपको लगेगा कि कभी कभी कि यार सारा काम तो यही करके गए हैं, है ना। तो देखो, When was the book Documentation and its Facets written by डॉक्टर SR रंगनाथन। तो ये 1961 में लिखा गया था, इंडिया चाइना वॉर के समय, ऐसे याद कर सकते हो। देखो, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट्स पब्लिश्ड इन 1961, और इसी के बाद जो है, जो मैंने अभी बताया था DRTC जो आपका बेंगलोर है, वो ISI जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो है मतलब फाउंड किया गया था। Exemplified Ranganathan's forward-thinking vision that anticipated the rise of information science and documentation as vital fields. The book discusses the explosion of scientific and technical documentation, advocated for specialized information centers, and contributed to the development of information services, extracting, indexing and retrieval। तो देखो, डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखो गूगल वगैरह जितना है आपका, वो सारा क्या किए हुए है कि जितना आपका डॉक्यूमेंट्स जितना पब्लिश हुआ है, जितने इस तरह के लिटरेचर हैं, सबका अच्छे से इंडेक्सिंग कर दिया और उसी को सर्चेबल बना दिया। तो जब तक आपका अच्छे से अगर इंडेक्सिंग वगैरह नहीं किया होता, तब तक आप जो है एक तरह से जैसे एब्स्ट्रैक्टिंग नहीं किया हो, मतलब एब्स्ट्रैक्ट से क्या पता चलता है कि उसका रियल में बुक जो है किस बारे में, क्या कहना चाह रहा है बुक, है ना। तो अच्छे से अगर मतलब समरी नहीं लिखा जाए, एब्स्ट्रैक्टिंग नहीं किया जाए, तब तक उसका जो है अच्छे से आप बुक को मतलब इंडेक्सिंग भी नहीं कर पाओगे अगर समरी नहीं है तो। और इंडेक्सिंग अच्छा से नहीं हो पाएगा तो आप रिट्रीव अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो ये सब फील्ड में जो है SR रंगनाथन बहुत विजनरी बोले जाते हैं कि उन्होंने देख लिया था कि फ्यूचर में जो है ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने जो है आपका जो है मतलब स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सेंटर्स पे डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग और रिट्रीवल में बहुत इन्होंने काम किया। देखो, व्हेन वाज द बुक रेफरेंस सर्विस रिटन बाय SR रंगनाथन। तो रेफरेंस सर्विस जो है आपका 1939 में लिखा गया था, समझ गए। देखो, पब्लिश इन 1939, रंगनाथन रेफरेंस सर्विस established the principles, policies and techniques for providing reference services in library। रेफरेंस सर्विसेज अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो कि आप कोई जैसे PhD ही करने वाले हैं, तो PhD करने वाले हैं, तो अगर मान लो कि आप अपना कोई टॉपिक चुनते हो कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन, जैसे प्रॉब्लम्स इन डॉक्यूमेंटेशन इन इंडिया, तो अब इस पर आपको सीधे तो मतलब सारा का सारा डेटा तो आप इंटरनेट से नहीं जुटा पाओगे, है ना, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जो होगा डिजिटाइज भी नहीं किया होगा, है ना। कितने सारे रिसर्च पेपर, थेसिस हो गए, ये सब तरह। तो आप जो है कहाँ जाओगे ये सब खोजने के लिए, इंटरनेट पे अगर नहीं मिल रहा है, आपके लाइब्रेरी में नहीं है, तो वो रेफरेंस सेंटर में जैसे सर्विस, तो इसको रेफरल सेंटर कहते हैं। और ये जो सर्विस प्रोवाइड हुआ उसको रेफरेंस सर्विस कहा जाता है। तो वही जो है, समझ गए। तो
तो टेक्निक प्रोवाइडिंग रेफरेंस सर्विस इन लाइब्रेरी, ही डिफाइंड टाइप्स ऑफ रेफरेंस इंक्वायरीज रिसोर्सेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रोमोटेड एक्टिव यूजर एंगेजमेंट. So this book was among the first in India to stress that libraries should go beyond sampling lending books and actually help users identify and interpret information. देख रहे हो कितना विजनरी आदमी थे सर रंगनाथन. देखो व्हेन वाज द बुक लाइब्रेरी, तो ये कब पब्लिश हुआ, तो 1939 में. अब देखो व्हेन वाज द बुक लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन रिटन बाय एस आर रंगनाथन, तो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1948 में पब्लिश हुआ था, आज़ादी के 1 साल बाद. लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन जो है, आप कैसे कैसे बुक सेलेक्ट करोगे लाइब्रेरी में, आपको कौन कौन सा रखना है. तो जैसे बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल, जैसे यूजर स्टडी किया जाता है, सर्वे किया जाता है, क्वेश्चन तैयार करके ले सकते हैं आप, इंटरव्यू से पूछ सकते हैं ये सब. फिर बुक का भी स्टडी कर सकते हैं कि ज़्यादा कौन सा बुक जो है तो यूज हो रहा है, किस टॉपिक पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं यूजर स्टडी से. तो वो सब तो बहुत सारे तरीके हैं, तो ये सब समझ गए होंगे. तो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन was authored by Dr. S.R. Ranganathan and published in 1948. This book was among the first significant book study on book selection principles and practices. समझ गए. तो इसमें आप पॉज करके ये सब पढ़ सकते हो. तो विच बुक was written by Dr. S.R. Ranganathan for library management, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक उन्होंने एस आर रंगनाथन जी ने लिखी थी. So library administration written by Dr. Ranganathan is one of the foundational texts on running library organization efficiently and effectively. ये 1935 में पब्लिश हुआ था. समझ गए. लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप पढ़ सकते हो इसको पॉज करके, अदरवाइज समझ गए होगे आप. When was the book लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय, तो 1935 में बताया मैंने. अब देखो व्हेन वाज द बुक लाइब्रेरी मैनुअल रिटन बाय एस आर रंगनाथन, तो ये 1937 में. आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे कंफ्यूज हो रहे होगे, इतना ज़्यादा उनके बारे में बुक हो चुका है, लेकिन एस आर रंगनाथन है ही इतने इम्पोर्टेंट ना पूरे इंडिया में कि इनको बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाती है. आप खुद एग्ज़ाम देना शुरू करोगे लाइब्रेरी साइंस का, आपको रियलाइज हो जाएगा. अगर आप एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है वीडियो को बार बार देख सकते हैं. आप 2-3 बार देखोगे तो धीरे धीरे स्टोरी जैसा आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत, यू कैन इमेजिन, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, है ना. देखो तो वही है 1937 में लाइब्रेरी मैनुअल क्या हुआ कि डेली आप कैसे कैसे काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करोगे, फिजिकली कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, जैसे एक तो मेंबरशिप हुआ उसको कैसे हैंडल करोगे, रीडर्स को जो है तो क्या क्या सर्विसेज आप देना चाहोगे, तो ये सब जो है. फिर स्टाफ का ट्रेनिंग हो गया, तो ये सब जो है लाइब्रेरी मैनुअल, ये 1937 में एस आर रंगनाथन जी लिखे थे. तो एक गाइड है एक तरह से, मान लो कि लाइब्रेरी और लाइब्रेरी वर्कर्स के लिए. अब देखो व्हेन वाज द बुक अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो ये देखो जो ऑटोबायोग्राफी जो है ना, ये आपका इनके डेथ के बाद लिखा गया था, आफ्टर डेथ. समझ गया. देखो तो 1982 में देखो A librarian looks back an autobiography of Dr. S.R. Ranganathan was published posthumously in 1982. इसका मीनिंग होता है आफ्टर डेथ, कि उनके मरने के बाद. तो ऑटोबायोग्राफी देखो 1982, ये आप पहले डेट याद कर लो. तो ऑटोबायोग्राफी गिव्स रीडर्स अ पर्सनल इंसाइट इनटू रंगनाथन जर्नी, his struggles, inspiration and the context in which he developed his groundbreaking ideas. समझ गया. लाइब्रेरियन लुक्स बैक जो है, जो आप जैसे मैंने बताया कि ये आफ्टर डेथ लिखा गया था, तो आखिर उसका एडिटर कौन था, ये है तो पी.एन. कौला. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पी.एन. कौला. और कब, तो 1982 में पब्लिश हुआ था अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक. तो देखो पी.एन. कौला, नोटेड इंडियन लाइब्रेरियन एंड स्कॉलर, एडिटेड डॉक्टर रंगनाथन्स ऑटोबायोग्राफी. कौला नॉट ओनली इंश्योर्ड दैट the narrative clarity and coherence but also supplemented it with context and commentary, making the book accessible for both students and general readers. समझ गए. अब देखो द बुक रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखा गया था. समझ गया. तो डॉक्टर रंगनाथन रोड रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन टू ऑनर श्रीनिवास रामानुजम, जो आप सुने होंगे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वो तमिलनाडु के थे, जो कहते थे कि उनको जो भी मतलब कुल देवी होंगी उनकी,
तो वो आती थी सपने में, और बहुत सारे फार्मूलाज वो देखे गए हैं, उसका ओर छोर नहीं समझ में आता है कि उनके दिमाग में कहाँ से वैसे वैसे सीरीज और फार्मूलाज आते थे, जो कि वो प्रूव नहीं, जैसे प्रूफ उनके पास नहीं रहता था, वो बस जब बता देते थे कि मुझे ये जब पता है कि ऐसा होगा, ये इस तरह से मुझे मतलब देवी माता कहती हैं इस तरह से। और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका डेथ हो गया था बहुत कम एज में, नहीं तो क्या क्या डेवलप किए रहते हैं। तो देखो, डॉक्टर रंगनाथन रोट रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन टू ऑनर श्रीनिवास रामानुजम द इंडियन मैथमेटिकल जीनियस। रामानुजम हिमसेल्फ ट्रेंड एज अ मैथमेटिशियन, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, was deeply influenced by Ramanujan's works and personality. The biography interwove mathematical insight with personal anecdotes, illuminating the parallels between mathematical creativity and systematic organization. समझ गया। अब देखो, वेन इज लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेटेड, तो 12 अगस्त जो मैंने बताया था एस आर रंगनाथन के बर्थडे के दिन होता है। तो लाइब्रेरियंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 12 ईच ईयर, कमेमोरेटिंग द बर्थडे ऑफ एस आर रंगनाथन। समझ गया। अब देखो, वेन इज नेशनल लाइब्रेरी डे सेलिब्रेटेड, 12 अगस्त मैंने बताया एस आर रंगनाथन के बर्थडे के दिन। वेन इज नेशनल लाइब्रेरी वीक, तो देखो यही दोनों में अंतर है। तो ये नेशनल लाइब्रेरी वीक जो है ना आपका 14 नवंबर, आपको पता है ना, उनका जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे पड़ता है, जो 14 नवंबर को उनका है ना, तो उनके नाम पे चिल्ड्रेंस डे कहते हैं। तो वीक जो है तो 14 से 20 नवंबर याद कर लो। तो देखो, नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम नवंबर 14 टू नवंबर 20 एवरी ईयर। द वीक इज पैक्ड विद इवेंट्स सच एज रीडिंग कैंपेन, एग्जीबिशन, क्विज कंपटीशन, यही सब है। समझ गए। Since when has the National Library Week been celebrated in India? तो 1968 से नेशनल लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेट हो रहा है। देखो, नेशनल लाइब्रेरी वीक वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन 1968, इंस्पायर्ड बाई सिमिलर इवेंट्स इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली भी नेशनल लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो यहाँ भी इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। इट्स एडॉप्शन represented growing national recognition of the critical place libraries hold in supporting education, research and community engagement. समझ गया। अब देखो, इन विच मंथ ही नेशनल लाइब्रेरी वीक तो सेलिब्रेटेड इन यूएसए। तो यूएसए में कब सेलिब्रेट होता है? तो अप्रैल में होता है। ये मत समझना कि यूएसए में जब सेलिब्रेट होता है तभी इंडिया में भी सेलिब्रेट होता है। यूएसए में अप्रैल में सेलिब्रेट होता है, और जो है इंडिया में जो है आपका नवंबर में होता है, चिल्ड्रेंस डे वाला वीक में। वैसे आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं। देखो, इन द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल लाइब्रेरी वीक इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन अप्रैल, एस्टैब्लिश्ड इन 1958। तो यहाँ कब होता है? तो 1968 से यहाँ शुरू हुआ सेलिब्रेट होना। बाय द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, द सेलिब्रेशन रेजेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियंस एंड लॉन्चेज स्पेशल रीडिंग्स एंड लिटरेरी इनिशिएटिव्स। Many other countries including India developed their own versions inspired by the American model। समझ गया। अब देखो, since when has National Library Week been celebrated in USA? तो 1958 जैसे मैंने बताया है ना। तो देखो, हाँ, Who proposed to celebrate the National Library Week in India? तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। वैसे अमेरिका में कौन किया था? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो वैसे ही इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी जो है 1968 से जो है आपका सेलिब्रेट किया जाने लगा यहाँ पे भी। देखो, द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन टुक द इनिशिएटिव टू प्रपोज एंड ऑर्गेनाइज नेशनल लाइब्रेरी वीक इन 1968 एज द नेशंस प्रिंसिपल LIS प्रोफेशनल बॉडी। द ILA saw the week as an opportunity to publicize library services, advocate parliamentary and policy support and emphasize the profession's contribution to literacy and national progress। समझ गया। अब देखो, who proposed to celebrate the National Library Week in USA? जैसे मैंने बताया, ALA जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1958 में प्रपोज की थी कि हम सेलिब्रेट करेंगे। समझ गया। और ये कब सेलिब्रेट होता है? तो अप्रैल में होता है वहाँ पे US में। इंडिया में 14 से 20 नवंबर। देखो, रंगनाथन बायोग्राफी हैज़ बीन पब्लिश्ड अंडर विच टाइटल? तो मैंने बताया था अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक, है ना। और उसका कौन एडिटर थे? तो PL कौला। देखो, इन विच ईयर वाज द बर्थ सेंटेनरी ऑफ डॉक्टर रंगनाथन सेलिब्रेटेड? तो 1992 में इस समय आपका स्टाम्प भी इशू किया गया था। किस पे फोकस था? तो उस पे स्टाम्प का तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पे।
तो उधर ईयर 1992 मार्क द सेंटेनरी 100th बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन बर्थ। स्पेशल इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया था, जैसे पोस्टेज स्टाम्प हो गया, फेस्टिवल ऑन स्कॉलरली एक्टिविटी पूरे इंडिया में। अब देखो विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो आपको पता होगा बुक्स आर फॉर यूज, है ना, ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पता होगा आपका एवरी रीडर इज अ बुक। थर्ड पता होगा आपको इसी तरह से एवरी बुक इट्स रीडर। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज ऑल्सो नोन एज बुक्स फॉर ऑल। तो बुक्स फॉर ऑल, तो एवरी बुक इट्स रीडर। सुन के ही आपको लग रहा होगा कि हर एक बुक के लिए कोई ना कोई रीडर है, मतलब समझ रहे हो आप कि हर एक जो रीडर है ना उसके लिए कोई ना कोई तो बुक एग्जिस्ट करता है, समझ गए। तो द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एवरी बुक इट्स रीडर इज ऑल्सो समराइज एज बुक्स फॉर ऑल। तो ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर देखो मैं ये सब लेक्चर फ्री रखने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस जो है इंडिया में वो एक्सपैंड हो और जो है आप लोग सबको जो है जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, है ना, क्योंकि इस टाइप के जो है लेक्चर्स मैं देख नहीं रहा हूँ कि जैसे यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते थे, तो मैंने ही जिम्मेदारी ली है कि चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं इसके साथ आपसे एक विनती करूँगा कि मैं ऐसा कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कुछ अगर डोनेट करना चाहते हो तो इस QR कोड पे आप मुझे कुछ भी डोनेट कर सकते हो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू। तो आप अगर किसी भी लाइब्रेरी साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो हमारे इस लेक्चर को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइब्रेरी साइंस के जो मतलब ग्रुप्स हैं आपके उसमें भी शेयर करें, जिससे हमें भी ऑडियंस मिले और हमें हो सके तो डोनेट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।